Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our second lecture of the series High ROI Revision for UPSC Prelims 2026. So basically this lecture is gonna be on the topics like fiscal policy and financial markets. And as far as the fiscal policy topic is concerned, हमने लास्ट लेक्चर में इसी के पैरेलल मॉनेटरी पॉलिसी कवर किया था। और अगर आपको पता होगा तो किसी भी कंट्री में जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ और जो भी एम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, इन सबको कंट्रोल करने के लिए कैसे मॉनेटरी पॉलिसी और कैसे फिस्कल पॉलिसी एक साथ मिलकर अपना अपना रोल मतलब प्ले करते हैं ना। सो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट्स लाइक स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट है ना, जिसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट से लेके आपका कॉरपोरेट्स है ना, वो सारा कवर करेंगे। एंड देन वी विल जस्ट एंड द लेक्चर विद अ फ्यू रिमेनिंग थिंग्स फ्रॉम बोथ द लेक्चर्स दैट वी हैव लाइक आज का और पिछले कल का है ना, जो हमने कवर कर लिया था। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द टॉपिक इज़ फिस्कल पॉलिसी है ना। हमारा काम है रिवाइज करना एंड वी विल ट्राई टू मैक्सिमाइज आर आउटपुट है ना इन द एग्ज़ाम। सो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें मैं डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, ये मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ। इट इज़ रिवीजन सीरीज़। इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड इनफ थ्रू आउट द ईयर, मुझे पता है मुझे आपको एक एक पॉइंट नहीं समझाना पड़ेगा कि ए से बी, बी से सी कैसे हुआ है ना। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो उसका आप डिटेल लेक्चर या आपके नोट्स में से रेफ़र कर सकते हैं। मेरा फोकस रहेगा कि कैसे हम ये 10-12 लेक्चर्स की सीरीज़ में पूरा प्रीलिम्स का एक लाइक आपको 50 से 55 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 आपको आइडिया लग जाए, इतना हम कवर करेंगे। एंड देन वी विल कवर द PYQs बाय द टाइम वी आर गोना रीच द एक्सट्रीम एंड ऑफ द सीरीज़ है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद फिस्कल पॉलिसी। उसके लिए आपको मैंने पिछले कल जो बताया था मॉनेटरी पॉलिसी, आपको इन दोनों में ना बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कि इनमें क्या क्या फ़र्क होता है। तो देखो दोनों ही दे आर बोथ सम काइंड ऑफ लाइक पॉलिसी मेजर्स, जिससे हम कंट्री में किसी तरह का ग्रोथ और इन सब चीज़ों को मेंटेन करते हैं। कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, कंट्री का कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ हो गया, किसी भी तरह का अगर मैं बात करूँ है ना ओवरऑल। तो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में लेकिन सब्सटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स द गवर्नमेंट वाइल मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व्स द सेंट्रल बैंक है ना। सबसे पहली बात कि ये कौन कौन इन पॉलिसी को अप्लाई करता है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी सेंटर। मॉनेटरी नाम से पता चल रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू मनी सप्लाई। तो हमने पिछले कल पढ़ा था ना कि RBI कैसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है बाय रेपो रेट एंड ऑल है ना। वैसे ही फिस्कल पॉलिसी में अगर हम बात करें तो फिस्कल पॉलिसी में आप फिस्कल मतलब कि टैक्स रिलेटेड है ना, टैक्सेशन रिलेटेड ये सब चीज़ें, टैक्स और स्पेंडिंग। तो ये गवर्नमेंट का काम होता है कि किस तरह से टैक्स जैसे टूल्स का यूज़ करके है ना, आपका एक्सपेंडिचर जैसे टूल्स का यूज़ करके, और RBI आपका जैसे रेपो, CRR, SLR, MSF, SDF है ना, OMO, कैसे मतलब मनी सप्लाई में कैसे क्वांटिटी। देखो पिछले कल थोड़ी बहुत एक कॉन्सेप्ट शायद रह गया होगा मनी सप्लाई में, दैट इज़ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव है ना, टूल्स फॉर द मनी सप्लाई है ना, कि कैसे RBI कौन कौन से टूल्स का यूज़ करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो क्वांटिटेटिव मतलब समझो, क्वांटिटेटिव मतलब आप मनी की क्वांटिटी असेस कर रहे हो, कितना मनी सिस्टम में जा रहा है। जैसे जनरली बात लोन्स की होती है, बिकॉज RBI मनी सप्लाई थ्रू लोन्स करता है जनरली। अब लोन चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई करके गवर्नमेंट को दे, या फिर आपका रेपो रेट के थ्रू, या बाकी सारे मैकेनिज्म LF बाकी रिमेनिंग बैंक्स को दे है ना। तो क्वांटिटेटिव क्वांटिटी, क्वालिटेटिव क्वालिटी। देखो क्रेडिट की बात करें हम, RBI लोन देगा, क्रेडिट की क्वांटिटी क्या होती है कि कितना सम, कितना अमाउंट, कितना ज़्यादा है ना। और क्वालिटी मतलब कि क्रेडिट किस किस सेक्शन को जाएगा, कितना कितना जाएगा, किस क्वालिटी, मतलब ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। जैसे मान लो क्वांटिटी में आप बात करते हैं कि मैं बोल दूं कि RBI ने लोन देने में मतलब लोन देना कम कर दिया, मतलब मान लो 100 करोड़ से लोन देना कम कर दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जिसकी वजह से लोन मतलब मनी सप्लाई कम हो रही है इस अमाउंट से। वो ओवरऑल कम होगी, वो किसी स्पेसिफिक सेक्टर से नहीं कम हो रही। लेकिन यहाँ क्वालिटेटिव में क्या होगा, जैसे PSL आता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, उसका क्या काम होता है कि मनी सप्लाई की जो क्वालिटी है उसको एक स्पेसिफिक सेक्टर में दे देना। जैसे मान लो क्वालिटी के PSL में है ना, PSL में मान लो आपका, जैसे अगर मैं बात करूं तो वीकर सेक्शंस जो होते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं इन सबको, या फिर आपका मॉरल सुएशन होता है, लोन टू वैल्यू रेशो होता है।
लोन टू वैल्यू में आप क्या करते हो, क्वालिटी ऑफ द लोन, है ना, ये सारी चीज़ें। लोन टू वैल्यू तो आपको पता ही होगा ना कि आपको लोन लेने के लिए कितना परसेंट एसेट प्लेज करना होता है। लाइक अगर आपको मान लो आपका लोन टू वैल्यू है 75%, तो मतलब आपको प्लेज्ड एसेट का 75% वैल्यू के बराबर ही लोन मिलेगा। ये सारी चीज़ें अब इसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे। फिस्कल पॉलिसी में मैंने आपको बात की, तो फिस्कल पॉलिसी में आपका गवर्नमेंट क्या क्या करती है, टैक्सेशन वगैरह का यूज़ करती है टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, है ना, और इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑब्वियसली आपका रेगुलेट करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी में आपका इंटरेस्ट रेट्स, है ना, इंटरेस्ट रेट्स, रेपो रेट वगैरह, पॉलिसी रेट, मनी सप्लाई मैनेजमेंट, ये सारा सेंट्रल बैंक करता है ना, चाहे सेंट्रल बैंक किसी भी देश का हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट आरबीआई, है ना। तो फिस्कल पॉलिसी जनरली क्या करता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस्ड होते हैं कि कैसे गवर्नमेंट स्पेंड करेगी 10 साल बाद कौन सा प्रोजेक्ट, है ना। लेकिन यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी आपका सिंपली इन्फ्लेशन कंट्रोल या प्राइस स्टेबिलिटी, है ना, जो आपका मार्केट प्राइस होता है गुड्स और सर्विसेज का, उसको कंट्रोल करना किस तरह से मनी सप्लाई को मैनिपुलेट करके। तो ये था बेसिक सा डिफरेंस। आगे चलते हैं, समझते हैं आज के टॉपिक्स को, है ना। तो सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी में अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये, इसमें टैक्सेशन मेजर्स होते हैं, है ना, टैक्स और स्पेंडिंग ये सब। तो फिस्कल पॉलिसी में सबसे पहला पॉइंट हम समझेंगे, है ना, बजट स्ट्रक्चर। देखो बेसिक्स आइडिया दूंगा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बजट में क्या क्या पोर्शन होते हैं, कौन से बिल्स, वो पॉलिटी का टॉपिक है। लेकिन अगर हम अभी सिर्फ इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको बजट का एक मैक्रो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं ना। तो बजट के अगर इकोनॉमिक एक स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता होगा बजट में दो पार्ट्स होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल, है ना। रेवेन्यू में भी आपका एक्सपेंडिचर होगा, रिसीट होंगी, फिर आपका एक्सपेंडिचर रिसीट, है ना। तो देखो सबसे पहले बेसिक बेसिक चीज़ें समझते हैं। देखो रिवीजन सीरीज है तो आपको पता भी होगा। देखो कैपिटल मतलब ऐसा कोई गवर्नमेंट का ट्रांजेक्शन, चाहे वो एक्सपेंडिचर वाला हो चाहे वो रिसीट। रिसीट मतलब आना, एक्सपेंडिचर मतलब देना, गवर्नमेंट कुछ दे दे, एक्सपेंस कर दे, है ना। रिसीट मतलब रिसीव करा। ये तो बेसिक सी चीज़ है ना। कैपिटल मतलब कि इससे ना रिलेटेड कुछ कैपिटल, एसेट या लाइबिलिटी। कैपिटल जब हम पूंजी की बात करते हैं तो या तो आप पूंजी गवा देते हो या तो आपके पास पूंजी आती है। पूंजी मतलब एसेट, है ना। जब मतलब आपके पास या तो कैपिटल आता है या तो आप कैपिटल गवा देते हो, है ना। तो कैपिटल यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ एसेट लाइबिलिटी जैसी चीज़ें होती हैं बिकॉज ऑफ आपका रिसीट और एक्सपेंडिचर। जैसे ही गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीट करेगी तो उसके एसेट लाइबिलिटी में कुछ मतलब आपका चेंज होगा। लेकिन रेवेन्यू सिंपली क्या है, डे टू डे या सिंपल नॉर्मल, जैसे मान लो कुछ छोटा सा खर्चा कर दिया विदाउट एनी लोन, विदाउट एनी लाइबिलिटी, या कोई बड़ा एसेट नहीं जनरेट हुआ, तो रेवेन्यू होता है। जैसे डे टू डे एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस, कुछ भी, जैसे सैलरी दे दी। सैलरी इज़ नॉट लाइक कि आपकी एसेट खत्म हो गया कुछ, है ना। सैलरी आपने दे दी, वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, है ना, वो सिर्फ एक्सपेंस है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपका कुछ कैपिटल एसेट इंक्रीज़ हुआ या लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई। तो जब हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो सिंपली क्या होगा, कैपिटल के रूप में एक्सपेंडिचर, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या दिया, जो मतलब कुछ एसेट लाइबिलिटी जैसा। तो लोन्स, लोन्स दिए तो मतलब एक्सपेंस किया, खुद के अकाउंट से लोन दे दिया। लेकिन इज इट अ जनरल ऑपरेटिंग एक्सपेंस? नहीं। लोन के साथ क्या होता है, लोन एक तरह का गवर्नमेंट के लिए क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ। लोन अगर दे दिया तो लोन वापस आएगा कल को और इंटरेस्ट के साथ आएगा। तो ये कैसा हुआ, एसेट लाइबिलिटी जैसा हुआ ना। तो लोन्स गिवन हो गया, फिर आपका मान लो एक्सपेंस और कैसे हो सकता है, कुछ खरीद लो, कुछ एसेट इन्वेस्टमेंट हो गई, वहाँ पे खर्चा हो गया। बजट की बात कर रहे हैं, बजट में क्या होता है, सारी ट्रांजेक्शन कि कहाँ पैसा गया, कहाँ से पैसा आया। तो कैपिटल एक्सपेंस में पैसा कैसे जाता है, या तो लोन्स दे दो, क्योंकि कैपिटल लोन इज़ अ टाइप ऑफ, आपने कैपिटल दे दिया और कल आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा और मतलब इंटरेस्ट मिलेगा और साथ में लोन वापस, है ना। तो आपने लॉन्ग टर्म में कैपिटल मतलब एक तरफ का आपका वो एसेट इन्वेस्टमेंट हो गई। फिर आपका आपने कुछ खरीद लिया, कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली जिसको लेके एक्सपेंस हो गया, उसको भी कैपिटल एक्सपेंस बोलेंगे। फिर आपका आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी लॉन्ग टर्म, उसके लिए भी जो पैसा गया वो भी क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट है तो वापस आएगा, तो वहाँ पे भी एसेट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। या फिर आपने रिपेमेंट कर दिया ऑफ पास्ट लोन प्रिंसिपल, ध्यान रखना है, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब इंटरेस्ट पोर्शन होता है एक लोन का, एक प्रिंसिपल जो आपने ओरिजिनल अमाउंट लिया था वो आपने रिपे कर दिया। उससे ही पता है क्या होगा,
उससे आपका ना लाइबिलिटी ख़त्म हो गई। आपकी जो बैलेंस शीट में थी इतने सालों से जो आपका ओवर ड्यू कैपिटल हो मतलब ओवर ड्यू प्रिंसिपल होगा वो आपने राइट ऑफ कर दिया, तो उससे क्या होगा, आपका रिपेमेंट हो गया। तो उस चक्कर में भी आपने जो पैसा दिया वो भी एक तरह का कैपिटल, क्योंकि उसने एसेट लाइबिलिटी को अफेक्ट करा गवर्नमेंट की। तो इसलिए ये आपको समझना पड़ेगा। अब कैपिटल रिसीट कि कैपिटल बन के पैसा कैसे आएगा, मतलब कोई कैपिटल ट्रांजेक्शन जिससे एसेट लाइबिलिटी का इम्प्लीकेशन हो रहा है उससे पैसा की इनकम कैसे होगी गवर्नमेंट को। तो मान लो गवर्नमेंट अपने जो ऑलरेडी उनके पास एसेट है उनको बेच दे। जैसे मान लो गवर्नमेंट अपना डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, है ना, डिसइन्वेस्टमेंट होता है जैसे कंपनीज का, गवर्नमेंट कंपनीज पीएसयू का। तो डिसइन्वेस्टमेंट से क्या होगा, गवर्नमेंट ने अपना डिसइन्वेस्टमेंट करी, उसकी वजह से उसकी जो उस साल इनकम आई जो बजट में दिखेगी वो क्या हुआ, क्योंकि उससे कैपिटल इम्प्लीकेशन है, उसने अपने एसेट दिए, तो वो हो गया जो रिसीट पैसा आया वो डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से आया। ठीक है। या गवर्नमेंट के पास भी जो उनने लोन्स दिए होंगे रिकवरी हो, रिकवरी ऑफ पास्ट लोन्स, गवर्नमेंट ने जो लोन्स दिए थे वो वापस आ जाएं। ठीक है। या कोई जनरल सेल ऑफ एसेट्स हो, है ना, तो एसेट बेचे हैं तो उसकी वजह से जो पैसा आएगा वो बजट के किस पोर्शन में जाएगा, तो वो गवर्नमेंट के कैपिटल पोर्शन में जाएगा। क्या ये समझ आता है ना। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू मतलब कि इसमें एसेट लाइबिलिटी का कोई इम्प्लीकेशन नहीं होगा, सिंपली आपके पास पैसा आया पैसा गया, उससे ना एसेट में कोई चेंज हुआ ना लाइबिलिटी में कोई चेंज होगा गवर्नमेंट के ना। वैसा पैसा जो आता जाता है बजट में जो शो होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू पोर्शन में जाता है ना। तो रेवेन्यू में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू रिसीव्ड, तो दो टाइप की होती है, टैक्स होती है ना। और यहाँ पे भी देखो मैंने यहाँ पे बताया नहीं, कैपिटल रिसीट भी आपका दो टाइप की होती है, डेट कैपिटल रिसीट, नॉन डेट। डेट मतलब जिससे आपका कोई आपका आपने लोन लिया उस वजह से भी पैसा आ सकता है ना। इस साल मान लो आपने बाहर से पैसा उठाया तो आपके अकाउंट में तो आया, लेकिन वो आपको बाद में चुकाना भी है, लेकिन इस साल तो आपकी वो इनकम की तरह शो हुआ है, तो वो डेट रिसीट है। और नॉन डेट मतलब जो आपने ये सारा डिसइन्वेस्टमेंट, इस सब में आपको कहीं इन फ्यूचर कुछ चुकाना नहीं है, आपने एसेट बेच दिया, आपके पास पैसा आ गया, कैपिटल खत्म हुआ बस आपका जो एसेट है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होता है, सेम रेवेन्यू में टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट होती हैं। ठीक है। रेवेन्यू में टैक्स रिसीट मतलब यही सारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है ना, वो सारा जो उसके पास आएगा उसमें देखो टैक्स में जो पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा उसमें कुछ लोन नहीं है, कुछ एसेट नहीं है, कुछ लाइबिलिटी नहीं है, वो तो गवर्नमेंट के पास चला गया, अब गवर्नमेंट उसको खर्च सकती है और डायरेक्ट इनकम है, इसीलिए वो रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसीट। उसको कैपिटल रिसीट में नहीं रखेंगे टैक्स के पैसे को। क्या ये समझ आता है। नॉन टैक्स में जब हम बात करें तो नॉन टैक्स में कैसे पैसा आएगा। ठीक है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, और मतलब अगर मैं बात करूं उससे पैसा आए, कहीं से डिविडेंड आ रहा हो, जैसे हमने पिछले कल बात की थी कि आरबीआई अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड देता है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ द ओनर ऑफ आरबीआई, है ना, आरबीआई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट, है ना, जो आपको पता होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पे और क्या हो सकता है, रेवेन्यू कैसे आ सकता है, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कुछ लोन दिया है तो लोन का प्रिंसिपल वापस आता है, तो गवर्नमेंट ने जो लोन दिया है उसका जब प्रिंसिपल वापस आता है या प्रिंसिपल रिपेमेंट होता है तो वो सारा मैंने बताया कैपिटल में इम्प्लीकेशन होता है। लेकिन यहाँ जैसे कैपिटल रिसीट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जब लोन का प्रिंसिपल, इंटरेस्ट जब होगा रेवेन्यू की तरह, उससे कोई एसेट लाइबिलिटी नहीं है, इंटरेस्ट इज नॉट एसेट लाइबिलिटी, प्रिंसिपल से आती है ना एसेट लाइबिलिटी किसी भी लोन के। तो इंटरेस्ट में से जो आएगा, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया तो मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया था, तो वही जो लोन अगर उसका जो उस पर इंटरेस्ट जो आ रहा है वो रेवेन्यू है ना, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई एसेट लाइबिलिटी नहीं है, वो उनके पास सीधे इनकम आ रही है, तो वो रेवेन्यू रिसीट हुआ। क्या ये समझ आता है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसा होगा, अब रेवेन्यू के रूप में जो जाए जिससे एसेट लाइबिलिटी ना हो, तो अब मान लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसा होगा कि जहाँ पे खुद से, अगर जैसे यहाँ पे तो उनको इंटरेस्ट मिला, अब कुछ लोन्स मान लो खुद से लिए होंगे, उस पर इंटरेस्ट देना पड़े सेंट्रल गवर्नमेंट को, मान लो बाहर से लोन लिया हो, आरबीआई से लिया हो, है ना, आईएमएफ से लिया हो। ठीक है। फिर कुछ ग्रांट्स भी देते हैं। अब ग्रांट्स क्या होता है, ग्रांट्स मतलब अगर को ऐसा, मतलब लोन नहीं बोलते इसको, ऐसा पैसा दिया स्टेट को, देखो एक तो लोन की तरह दिया जो स्टेट को वापस देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। कई बार ग्रांट्स देते हैं ना, जैसे आपको पता होगा डेवल्यूशन के हिसाब से, है ना, फाइनेंशियल डेवल्यूशन के हिसाब से, तो वो ग्रांट्स का पैसा ना स्टेट गवर्नमेंट को वापस नहीं करना होता, वो स्टेट गवर्नमेंट की इनकम होती है, मतलब एक तरह से उनको मिला हो, है ना। तो ग्रांट्स दे दिया तो उससे एसेट लाइबिलिटी नहीं हुई, वो डायरेक्ट खर्चा हो गया। ठीक है। वो उनको वापस नहीं मिलेगा, ना उनसे उनके कुछ एसेट लाइबिलिटी हुई, है ना। फिर मैंने बताया था सैलरी भी इसी में आएंगी, रेवेन्यू एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग, है ना। पेंशन दे दी,
है ना, गवर्नमेंट पब्लिक अकाउंट से, ये सब आपको समझ आता है, पीएफ अकाउंट से। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बजट स्ट्रक्चर, देखो मुझे पता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होगा, बट अगर आपने साल भर तैयारी करी है तो आपको बस ये रिवाइज हो रहा होगा, यू वोंट बी हैविंग एनी इशू इन दिस, है ना। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं दूसरी चीज़ फिजिकल पॉलिसी में, दैट इज टैक्सेस। और टैक्सेस में भी अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट टैक्सेस, है ना। तो देखो टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फ़र्क होता है आपको पता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली ले ले। इनडायरेक्ट मतलब आप गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, आप किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हो, वो आपकी जगह पे सबमिट करेगा गवर्नमेंट को वो टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। तो डायरेक्ट टैक्स आपको पता है, जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल होता है इनकम टैक्स, जो डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को देते हैं। इनडायरेक्ट में जैसे आप जीएसटी, आप जो भी चीज़ खरीदते हैं तो जीएसटी का उस पर जो रेट लगता है उतना पैसा आप एक्स्ट्रा देते हैं, वो बाद में जो सप्लायर होता है वो गवर्नमेंट को सबमिट करता है अपने जो आपका जो भी उनका जीएसटी पोर्टल के हिसाब से, है ना। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से टैक्सेस होते हैं ना। डायरेक्ट, जल्दी जल्दी, डायरेक्ट टैक्सेस अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला कॉरपोरेट टैक्स, है ना। कॉरपोरेट टैक्स क्या होगा, द टैक्स विच विल बी अप्लाइड ऑन द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज, है ना। सिंपल, कॉरपोरेट पता है ना, कॉरपोरेट क्या होता है, कॉरपोरेट कंपनीज, उनके प्रॉफिट्स पे जो टैक्स लगा डायरेक्टली वो आपका कॉरपोरेट टैक्स हुआ, और वो सबमिट करेंगी डायरेक्ट गवर्नमेंट को, है ना। नेक्स्ट होता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ये आपने पढ़ा होगा टैक्स इवेजन में। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या होता है, अब कई बार क्या होता है, कंपनियां चालाकी करती हैं, अपनी बैलेंस शीट में वो खर्चा दिखाएंगी, उस तरह से क्या करेंगी कि वो दिखाएंगी कि इस साल तो उनका कुछ नेट प्रॉफिट ही नहीं हुआ, अपना नेट प्रॉफिट मिनिमाइज कर देंगी, या तो ज़ीरो कर देंगी या तो फिर बहुत कम कर देंगी, है ना। मतलब जितना गवर्नमेंट को मिलना चाहिए मतलब एक लेजिटिमेट अमाउंट, उससे भी बहुत कम। तो ये कैसे होता है, ये तो आपको पता ही है, ये सारी अकाउंटिंग चीज़ें कि अकाउंटिंग कैसे आप मतलब बुक्स इधर उधर करती हैं कंपनीज। बट ये आप मुझे बताओ कि अगर इस सब की वजह से क्या होगा, तब तो सारी कंपनीज क्या कर दें, अपना प्रॉफिट अगर बहुत कम दिखाने लग पड़ी, तो इस तरह से तो कंपनी से तो कुछ जाएगा ही टैक्स गवर्नमेंट को। इसीलिए एक टैक्स होता है दैट इज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, की मतलब even if a company manipulates its books to show zero like profits for exemptions and deductions as far as the taxes are concerned, तो भी कंपनी को would have to pay a minimum tax। भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं गवर्नमेंट हूँ मैं बोलूँगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपका नेट प्रॉफिट ज़ीरो है, वन है, अब जो करो। आप बोल रहे हैं ना ज़ीरो है, तो भी एक मिनिमम टैक्स मैंने बोल दिया, उतना तो देना ही पड़ेगा भाई। क्या ये समझ आता है। तो और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, करंट अफेयर याद रखना है, 2026-27 मतलब इस साल के बजट में जो एमएटी है, पहले ये 15% होता था, अब इसको इस बार 14% कर दिया है ना, रिड्यूस कर दिया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली कि एमएटी की वैल्यू इस साल 14 है, 15 है, आपको पता होना चाहिए ना कि इतना परसेंट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, कि कंपनी चाहे जीरो प्रॉफिट दिखाए जो दिखाए, इतना टैक्स तो गवर्नमेंट को मिलेगा, ताकि कंपनी चालाकी ना कर पाए, है ना। उसको बोलते हैं मिनिमम टैक्स, जो गवर्नमेंट को देना ही है। अल्टरनेट है क्योंकि या तो आप ये दो कॉर्पोरेट टैक्स सीधा साधा, जितना प्रॉफिट है उतना दिखाओ, अगर आप बहुत कम दिखा रहे हो फिर अल्टरनेट टैक्स ये है मिनिमम, इतना तो देना ही पड़ेगा ना। सेम इसी का सेम चीज़ एएमटी भी होता है, एमएटी की जगह एएमटी, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, यहाँ पे अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, दोनों सेम ही चीज़ है, बट ये कंपनीज पे होता है, ये नॉन कंपनीज पे होता है, नॉन कॉरपोरेट। जैसे कि आपका एलएलपीज होती हैं, पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, इंडिविजुअल्स या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये सब आपको पता है ना। जो भी सारे डिडक्शन अगर मान लो लेना चाहें तो उस पर मिनिमम अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, है ना। ये आपको शायद ही पूछें कि एमएटी और एएमटी में फ़र्क है, कि दोनों बिल्कुल ही सेम चीज़ें, आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सबसे मेन इनकम टैक्स, ये तो सबको ही पता है, सबकी इनकम पे। फिर आपका होता है कैपिटल गेन्स टैक्स, है ना। जो भी आपने अगर मान लो कोई इन्वेस्टमेंट करी थी, उस पर जो भी प्रॉफिट हुआ उसके हिसाब से जो गेन आया, अब ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वो सारी चीज़ें बात की बात है, कि 2 साल से कम, 2 साल से ज़्यादा, या फिर ये डिपेंड करता है किस टाइप का कैपिटल है। अगर बहुत जैसे प्रॉपर्टी वगैरह, तो उसमें फिर शॉर्ट टर्म थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी को आप एक दिन शॉर्ट टर्म नहीं बोलते, प्रॉपर्टी में तो काफ़ी टाइम होता है। लेकिन और सारी चीज़ें होती हैं जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह, उसमें फिर आप छोटा पीरियड ले सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये तो आपने डिटेलिंग में पढ़ा होगा। आगे चलते हैं, तो डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे थे, मैंने आपको कॉर्पोरेट टैक्स बताया, इनकम टैक्स बताया, कॉर्पोरेट टैक्स में ही मैंने आपको एमएटी बताया। फिर होता है एक बाई बैक टैक्स। ये क्या मतलब है,
बाई बैक मतलब शेयर्स बाई बैक करना, ठीक है। तो कंपनी क्या होती है, कई बार कंपनी ने अपने शेयर दिए होते हैं जैसे अपने इन्वेस्टर्स को, वो शेयर वो वापस खरीद ले, उसके बदले क्या हो कि कंपनी यहाँ पे पैसा दे दे, ठीक है। क्या ये समझ आता है? तो उसको भी बाई बैक टैक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पैसा होगा इनके पास आएगा उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। ये तो आपको पता होगा, जो इक्विटी या मतलब स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हो, चाहे आपका फ्यूचर ऑप्शंस हो, चाहे आपका फंड्स की ट्रेडिंग हो, इस सब सिक्योरिटीज़ पे जो भी ट्रांजेक्शन करोगे उस पे जो एक स्पेसिफिक परसेंटेज, मतलब आपने एक ऑर्डर किया सेल और बाई का, उस पे जो परसेंटेज आपका टैक्स लगता है उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, है ना। और इसको इस बजट में बढ़ा दिया गया है ऑन द ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, F&O पे। क्यों? ऑब्वियसली इसलिए ताकि, बिकॉज ये वॉलेटाइल होता है, ताकि डिमोटिवेट हो इन्वेस्टर, F&O की जगह लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करें, मतलब स्टॉक्स में, शेयर्स में ना, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए, इंस्टेड ऑफ ऐसे डे ट्रेडिंग या वीकली या स्विंग ट्रेडिंग, ये सब है ना। नेक्स्ट होती है दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, TDS एंड TCS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मान लो सोर्स है ये और ये रिसीवर, यहाँ से पैसा जा रहा है। ऐसा कब होता है? मान लो सैलरी दे रहा है, ये मान लो एक स्कूल है, ये इसका एम्प्लॉय है, ठीक है। अब स्कूल अपने एम्प्लॉय को पैसा दे रहा है, या कोई कंपनी, या कोई मान लो कोई भी चीज़ अपने किसी भी एम्प्लॉय को पैसा दे रही है, तो ये क्या होगा? ये सोर्स है। अब ये क्या है? जो पैसा दे रही है उसका कुछ जो पोर्शन है, TDS, मतलब एडवांस में ही अपना काट के गवर्नमेंट को मतलब जमा कर देगी और बाकी का पैसा इसको दे देगी। जैसे आपने ये भी सुना होगा, काफ़ी सारी जो गेमिंग कंपनीज होती थी पहले, जैसे Dream11 वगैरह, वो क्या करती थी, जो उनकी विनिंग्स है, विनिंग्स में से वो, जैसे मान लो अगर 1 करोड़ विनिंग है, तो उसमें से आपका मान लो जितना मतलब TDS, स्ट्रेट TDS, फिर आपका जैसे सेट्स वगैरह मिला के कुछ परसेंटेज जो है वो पहले ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे देते थे, बाकी का कट कटा के वो अपने जो भी कस्टमर है उसको देते थे। तो उसको बोलते हैं कि सोर्स पे ही टैक्स का डिडक्शन हो जाना, ताकि टैक्स इवेजन में टफ हो। फिर इसको आपको पता है कि ये जब सबमिट करेंगे तो साल में जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उस टाइम पे देखेंगे कि आपने साल भर कितना TDS दिया है। अगर वो आपके इनकम टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से जो आपका टैक्स बनता है उससे ज़्यादा है, तो आपको फिर रिफंड भी हो जाता है ना, ज़्यादा TDS दिया हो तो। ये सब समझ आता है। TCS क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये तो दोनों सेम सेम नहीं लग रहा? नहीं, टैक्स डिडक्टेड, जब आपने दिया उसमें से डिडक्शन किया। अब कलेक्टेड मतलब, अब देखो ये मान लो सोर्स है और ये आपका पेई है, ये रिसीवर के लिए होता है, ये पैसा दे रहा है। ऐसा कब होता है? मान लो यहाँ पे ये कोई चीज़ बेच रहा है इसको, मान लो ये आपका एक कार बेच रहा है इसको, है ना, ये कंपनी है, ये अपनी कार बेच रही है, ये कस्टमर है। कस्टमर जब कार खरीदता है तो पैसा देगा, पैसे के साथ वो TCS भी देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कंपनी, कार कंपनी, कुछ अमाउंट तो अपना लेगी, प्लस जो टैक्स है कार पे उसको भी कलेक्ट करेगी। तभी तो आप ज़्यादा पैसा देते हैं ना, सिर्फ आप कार की वैल्यू थोड़ी देते हैं। TCS देंगे और वो फिर वो गवर्नमेंट को सबमिट कर देगी। तो दोनों में फ़र्क क्या है? आप सोर्स से जब पैसा जा रहा है या सोर्स को पैसा आ रहा है, ठीक है। एक जगह पे सोर्स से पैसा जा रहा था तो आपने पैसे में से डिडक्ट करके सोर्स ने आगे पैसा दे दिया, और पैसा आ रहा था तो सोर्स ने और कलेक्ट करके पैसा फिर गवर्नमेंट को दे दिया। देखो कंफ्यूजिंग लगेगा, बट आप अगर आपने साल भर पढ़ा होगा तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, आपको पता ही होगा, है ना। तो ये थे डायरेक्ट टैक्सेस। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें सबसे पहला टैक्स और सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स, दैट इज GST, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपको पता ही होगा, पहले इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, बहुत सारे स्टेट का वैट होता था, फिर अभी एक्साइज कस्टम्स तो अभी भी हैं काफ़ी सारी चीज़ों पे, है ना। तो अलग अलग स्टेट अपना अपना अलग अलग टैक्स लगाता था, कोई अलग बाउंड्री में अलग। तो उससे क्या होता था, कई बार ना कैस्केडिंग इफेक्ट होता है टैक्सेशन का, एक ही चीज़ पे बार बार टैक्स लग जाना, है ना। या एक चीज़ आज यहाँ से वहाँ गई, दूसरे बॉर्डर पे वहाँ टैक्स लगा, फिर अलग जगह पे वहाँ बॉर्डर पे टैक्स लगा। तो ऐसे ना टैक्स बर्डन बहुत मतलब टैक्स पेयर पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता था। उसको कम करने के लिए सरकार ने, आपको पता है 2016 में 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये याद रखना है प्री के लिए, उससे बना था आपका GST इफेक्टिव हुआ था फ्रॉम 1 जुलाई 2017, है ना। इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये भी आपको पता होगा। यहाँ से चीज़ गई, यहाँ बिकी, तो जहाँ बनी वहाँ की बात नहीं करें, जहाँ बिकी उसके हिसाब से GST, उस स्टेट को GST मिलता है। जब हम IGST की बात करते हैं ना, इंटर स्टेट, मतलब दो स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है। यहाँ देखो, मान लो गुजरात में कोई कार बनी, वो महाराष्ट्र के बंदे ने खरीदी महाराष्ट्र के लिए,
तो यहाँ पे ना जो आपका अगर मैं बात करूँ तो गुजरात के बंदे ने तो बेची, लेकिन खरीदी किसने? महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएगा डेस्टिनेशन पे जो गुड दिया है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि डेस्टिनेशन पे जो सामान गया, जिस डेस्टिनेशन में गया वहाँ पे टैक्स उस गवर्नमेंट का होता है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी डिटेल में। अब मैं बात करता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A, ठीक है, हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, प्लस इसमें और कौन कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स, है ना, ये आपको पता होगा। या मतलब आपका अगर मैं बात करूँ तो उनके नॉमिनी वगैरह जो भी मतलब हर स्टेट से एटलीस्ट, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या करते हैं? ये आपका स्लैब्स, जीएसटी स्लैब्स, है ना, टैक्स रेट्स, एग्जेम्पशंस, जीएसटी के कोई लॉज हैं, जीएसटी रिफॉर्म्स, वो सारी चीज़ों पे डिस्कशन होता है ना, वो सारी चीज़ों पे एक्शन होता है। जीएसटी का जो आईटी स्ट्रक्चर है कि जीएसटी को लेके जो भी सारे इंटरनेट पे काम होता है, सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं आपको समझा रहा हूँ प्रीलिम्स के लिए, तो जीएसटी का जो सारा आईटी बैकएंड होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके लिए कौन सी चीज़ है? आपका जीएसटीएन है, जीएसटी नेटवर्क। जीएसटीएन क्या है आपका? इट इज़ सिंपली आपका एक नॉट फॉर प्रॉफिट। अब ये आपको पता होगा लास्ट क्लास में जब मैंने एनपीसीआई पढ़ाया था, सेम नॉट फॉर प्रॉफिट, तो आपको बताया था अंडर द सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। सेम याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कौन से सेक्शन में। जैसे सीएसआर आपको पता होना चाहिए अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यही है प्रीलिम्स की तैयारी, है ना। और बाकी तो आपने साल भर पढ़ा होगा कॉन्सेप्चुअल उसमें, और वो मैं करवा भी नहीं पाऊंगा इतने छोटे से लेक्चर्स में ऑब्वियसली। साल भर सारे टीचर्स पूरा एक एक साल लगाते हैं पूरा सब्जेक्ट जीएस पढ़ाने में, ऑब्वियसली 10 लेक्चर में तो कैसे कवर होगा, बट इट इज़ जस्ट रिवीजन, ताकि आप 50 से 55 क्वेश्चन में एटलीस्ट ब्लैंक आउट ना हो, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जीएसटी नेटवर्क क्या होता है? इट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट, इट इज़ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, है ना, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। एंड इट प्रोवाइड्स द आईटी बैकबोन, है ना, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या आईटी पोर्टल फॉर किस किस चीज़ के लिए? जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, टैक्स पेमेंट, ये सब आपको समझ आता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक और चीज़ होती है ई वे बिल, याद रखना है ना। जब हम बात करते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, और यहीं पे मैं बता देता हूँ वर्ल्ड बैंक की होती है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, है ना, मतलब अगर आपको पता होना चाहिए इंडेक्स या जो भी, है ना। ई वे बिल, ई वे बिल क्या होता है? सिंपली आप 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा का अगर सामान क्रॉस बॉर्डर ले जा रहे हैं, तो आप क्या करते हो? ये अप्लाई कर देते हो, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एक डॉक्यूमेंट आता है जिसको आप अपने पास रखते हो। इफ़ यू मतलब वो जो भी आपका लॉजिस्टिक्स सप्लायर होते हैं वो सारे, तो वो अपने जब सामान इधर से उधर लेके जाएंगे, चाहे वो ट्रक वाले हों, चाहे कोई भी कंपनी या कुछ भी जो भी आपका लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं, तो वो ना मैंडेटरी है कि 50,000 से ज़्यादा का अगर आपके पास सामान है तो आपके पास ये ई वे बिल होना चाहिए। और अगर आप क्रॉस बॉर्डर जा रहे हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे ना ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। सबसे बड़ी बात है कि इनके लिए फ़ायदा है, अगर इनके पास डॉक्यूमेंट होगा तो जगह जगह इनको हरेसमेंट नहीं देखना पड़ेगा, है ना। ऑब्वियस ही बात है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप जाओ, वो जो भी डॉक्यूमेंट आईडी वो ट्रैक हो सकता है पोर्टल पे ये सारा, तो आप कहीं से भी टोल्स वगैरह में या कोई भी अगर आपका जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर पुलिस बैरियर हो, चाहे आपका कस्टम्स एक्साइज, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सारी चीज़ें होती हैं, मैंडेटरी है। ई वे बिल क्या होता है? मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स विच आर वर्थ ओवर 50,000, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और इसको जनरेट किस पे कर सकते हो? ऑब्वियसली जो जीएसटी का जीएसटीएन पोर्टल अभी हमने पढ़ा ना, सारा आईटी बैकएंड इस पे है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इस पे है, तो इस पोर्टल से आप कर सकते हैं। और इसी पोर्टल पे डॉक्यूमेंट के नंबर से आप स्लिप को वेरीफाई भी कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं ना। इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट मूवमेंट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये मैंडेटरी है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी हमने पढ़ लिया। अब देखो काफ़ी सारी चीज़ें, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जीएसटी के अंडर आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें जो जिसपे एक्साइज और कस्टम्स ड्यूटी तो लगती है। कस्टम्स तो आपको पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना, सिंपली मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक्साइज मतलब कोई भी चीज़ जब बनती है मैन्युफैक्चरिंग, तो उस बनने की प्रोसेस को बोलते हैं, वहाँ पे जो टैक्स लगता है दैट इज़ एक्साइज। तो टैक्स, इट इज़ टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन इंडिया, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा लार्जली। अब देखो एक्साइज की काफ़ी सारी मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो जीएसटी के अंडर आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी आपको पता होगा फ्यूल, पेट्रोफ्यूल्स जो होते हैं ये सारा, है ना, एरोफ्यूल्स, और साथ में आपका अगर मैं बात करूँ अल्कोहल,
ये सब प्लस टोबैको। तो अल्कोहल आपको पता होगा, स्टेट का वैट है ना, स्टेट एक्साइज, ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। ये सारी मतलब अगर मैं बात करूँ तो एक्साइज पे मतलब अल्कोहल के मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगता है, सेलिंग पे वैट लगता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी है ना। वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू जो ऐड हुई फर्दर, मतलब वो सारा प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग से लेके सप्लाई और ये सब, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टेट का वैट भी होता है ना। और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस में अगर मैं बात करूँ तो दो टाइप्स के टैक्सेस होते हैं, वो आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एक होता है एड वैलोरम, एक होता है स्पेसिफिक, है ना। नेचर ऑफ द टैक्स की बात करूँ, ये तो हमने पढ़ लिया सारी इनडायरेक्ट टैक्स। एड वैलोरम क्या होता है? एज पर वैल्यू, वैलोरम मतलब वैल्यू, वैल्यू मतलब आप सीधे बोल दोगे कि 5% ऑफ, है ना, या 10% ऑफ, तो टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो आपके पास 50,000 की चीज़ें हैं, या 50,000 अगर मान लो आपने फ़ोन लिया है, तो 10% अगर मान लो कस्टम ड्यूटी है, तो 10% है। अब आप चाहे 50,000 की चीज़ लो, चाहे 5 लाख की चीज़ लो, चाहे फ़ोन लो, चाहे कुछ भी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सीधे सिंपली 10% देना पड़ेगा। मतलब जो उस फ़ोन पे 10% कस्टम ड्यूटी है, तो चाहे आप 5 फ़ोन लो, 10 फ़ोन लो, आईफोन लो, एप्पल लो, स्मार्टफोन लो, फीचर फ़ोन लो, कुछ भी, अगर आपके पास 50,000 से ऊपर की सप्लाई है, 10% कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारा आपको मतलब 5,000 आपका टैक्स हुआ वैल्यू के हिसाब से, डायरेक्ट परसेंटेज। स्पेसिफिक मतलब अलग अलग चीज़ों के हिसाब से और अलग अलग नंबर के हिसाब से टैक्स, जैसे पर यूनिट के हिसाब से टैक्स। अगर मैं बात करूँ तो परसेंटेज ना होके, जैसे मान लो यूनिट के हिसाब से, कि आपका अगर 500 यूनिट्स होंगे तो इतना टैक्स, 1000 यूनिट्स होंगे तो इतना टैक्स। अब 500 यूनिट्स, वो चाहे छोटे हों बड़े हों कैसे हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि सिगरेट्स, है ना, अब यहाँ पे सिगरेट्स में अगर मैं जैसे टोबैको की बात करते हैं, तो 500 रुपीज़ पर केजी ऑफ टोबैको, है ना। अब टोबैको चाहे चीप हो चाहे एक्सपेंसिव हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे किस क्वालिटी का है, क्वालिटी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने टोबैको बोल दिया बोल दिया। सिगरेट, अब सिगरेट चाहे कोई सी भी ब्रांड की है, कैसी भी है, कुछ भी है, यूनिट के हिसाब से आपने स्पेसिफिक टैक्स लगा दिए। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना। तो स्पेसिफिक टैक्स होता है, एड वैलोरम टैक्स होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट अफेयर्स में जीएसटी 2.0 या जीएसटी रिफॉर्म्स, जो आपका सितंबर 2025 में लाए थे, है ना। आपको पता होगा इसको नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें सिंपली कुछ नहीं था, इसमें जो आपका अर्लियर जो 4 स्लैब स्ट्रक्चर था उसको 2 स्लैब कर दिया। पहले होते थे 5, 12, 18, 28, अब सिंपली है 5 और 18 प्लस एक एक्स्ट्रा सेन गुड्स के लिए 40, है ना। तो ये आपको करंट अफेयर में पता होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो ध्यान से, अब कितने जैसे स्लैब्स के, तो 0% होगा जिस पे टैक्स भी नहीं लगेगा, ये तो कोई स्लैब नहीं है बट सिंपली, फिर 5% होगा, फिर 18 होगा, फिर 40 होगा। अब ध्यान कैसे रखना है, 0% मतलब एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, है ना। ये आपका होगा मेरिट रेट, मेरिट रेट मतलब कि जो चीज़ें मतलब थोड़ी ज़रूरी हैं, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड चीज़ों के लिए। फिर ये आपका सिन गुड्स लग्जरी रेट, है ना, लग्जरी चीज़ों के लिए। अब मैं अगर 0% में बात करूँ तो जो भी हमारी इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जैसे रॉ कोई भी राइस है, वीट है, दाल है, मिलेट्स है ना, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एग्स हैं, मिल्क है, जब तक ये पैकेज नहीं है, समझ आता है, मतलब प्री पैकेज नहीं है, पैकेज फूड आइटम्स नहीं है, तो तब आपका 0%। 5% मेरिट मतलब थोड़ा बहुत इसमें लग्जरी आ गई, पैकेज फूड आइटम्स हो गया, लेकिन मेरिट गुड्स है, लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गए, है ना, बिल्कुल जीरो। यहाँ पे एक और चीज़ है, 0% में इंश्योरेंस वगैरह पे जो आपका मतलब अगर मैं बात करूँ तो जीएसटी नहीं लगेगा, ये सारा हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, है ना। यहाँ पे कार इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, है ना। 18% स्टैंडर्ड रेट, मतलब जितनी भी बाकी सारी चीज़ें बची यहाँ और यहाँ से वो सारी इसमें, टीवी, फ्रिज, एसी, स्मॉल कार, टू व्हीलर, है ना, कोई भी सर्विसेज। 40% आपको पता है हाई एंड लग्जरी कार्स, है ना, सिगरेट्स, पान मसाला, सिन गुड्स, टोबैको। फिर आपका कैफिनेटेड बेवरेजेस जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा कैफ़ीन होता है ना, ये सारे मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सारी चीज़ें तो आपको समझना पड़ेगा। एनर्जी ड्रिंक्स हो गया, शुगरी ड्रिंक्स हो गया, है ना, जो मतलब लग्जरी गुड्स हैं, लग्जरी के हिसाब से, नेसेसरी नहीं है ना, ये सारा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्स अवॉइडेंस। जब हमने टैक्स की बात की तो हमें पता होना चाहिए टैक्स अवॉइडेंस में कितनी सारी टर्म्स यूज होती है। टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स इवेजन, जब हम बात करते हैं कि टैक्स चोरी, है ना, सबसे पहली चीज़ होती है बीईपीएस, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। कोई कंपनी जिस नेशन में अपने मतलब उसका बेस है, वहाँ से वो प्रॉफिट शिफ्ट कर दे, किसी दूसरे देश में दिखा दे, और वहाँ मतलब चाहे वो एक्सपेंस दिखा दे, और दूसरी जगह पे अगर मान लो लो टैक्स आपका
लो टैक्स अगर मान लो ऐसे कंट्री है, जैसे मान लो ये बेस जो कंट्री है हाई टैक्स कंट्री है, लो टैक्स कंट्री है, तो यहाँ पे भेज दें, तो यहाँ पे इसका तो एक्सपेंस हो गया, इस पर तो कोई टैक्स नहीं लगा, इस पे टैक्स जब लगेगा तो लो रेट लगेगा, इसीलिए अपना प्रॉफिट सारा यहाँ शिफ्ट कर दिया बेस से, है ना, बेस कंट्री से शिफ्ट कर दिया, बेस इरोड कर दिया, प्रॉफिट शिफ्ट कर दिया, ये होता है बीपीएस, है ना। आप डिटेल में भी समझते होंगे सारी चीज़ें, मैं बस आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ। नेक्स्ट होता है इंपॉर्टेंट, जो आपने पढ़ा नहीं हो शायद, वो है ट्रांसफर प्राइसिंग, है ना। ये आपको समझना पड़ेगा। देखो एक ही मतलब पेरेंट कंपनी, उसके मान लो एक इंडिया में यूनिट है, एक मान लो कहीं कंट्री टू कोई कंट्री है वहाँ पे यूनिट है। अब क्या होगा, यहाँ पे मान लो अगर मैं बात करूँ, ये आपस में चीज़ें खरीद मतलब चीज़ें दे ले सकते हैं ना, एज अ मतलब एंटिटी, है ना। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये लो टैक्स कंट्री है, ये फिर से आपका मान लो हाई टैक्स कंट्री है मान लो इसके कंपैरिजन में, तो ये क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को यहाँ शिफ्ट करने के लिए कोई चीज़ खरीद सकते हैं, ठीक है, और उसको बहुत महंगा दिखा सकते हैं, हालांकि ये इसी की कंपनी है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब कि ट्रांसफर पे प्राइसिंग मैनिपुलेट करना, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। इसी को कंट्रोल करने के लिए आर्म लेंथ प्रिंसिपल आता है, मतलब कि ये जो ट्रांसफर की प्राइसिंग है, ये एक सर्टेन मार्केट कंडीशन कि मार्केट में ये जो कंपनी है, ये जिस रेट पे इसको चीज़ बेच रही है ना, या जिस रेट पे इससे चीज़ खरीद रही है, वो वही रेट होना चाहिए जो मार्केट में ये किसी और अननोन कंपनी के साथ करती है। जस्ट बिकॉज ये इसकी खुद की, जैसे मान लो ये कंपनी की ही एक यूनिट इंडिया में, दूसरी यूनिट किसी और कंट्री में, तो जस्ट बिकॉज ये दोनों पेरेंट कंपनी सेम है, तो ये आपस में ऐसी ट्रांजेक्शन मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उसकी प्राइसिंग मैनिपुलेट नहीं कर सकते। वो प्राइसिंग वो हमेशा सेम रखेंगे, जस्ट लाइक अगर ये कोई अनदर कंपनी होती जिसके साथ इनका कोई लिंक नहीं होता, मतलब अननोन कंपनी, तो उसको बोलते हैं आर्म लेंथ प्रिंसिपल इन द ट्रांसफर प्राइसिंग, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है सेफ हार्बर रूल। ये तो आपको पता ही है कि अगर किसी सर्टेन ब्रैकेट में अगर आपका ट्रांसफर प्राइसिंग हो रही है, तो थोड़ा अगर गड़बड़ आ भी जाए तो सरकार छोटी छोटी बातों के लिए परेशान नहीं करेगी। सेफ हार्बर तो हमेशा यही होता है। सेफ हार्बर मतलब कि गवर्नमेंट जो है ज़्यादा प्रेशर या लिटिगेशन या कंप्लाइंस बर्डन ना दे स्मॉल और रूटीन ट्रांजेक्शन के लिए, है ना। वो तो आपने काफ़ी सारी चीज़ों में पढ़ा होगा, चाहे सोशल मीडिया को लेके जब हम बात करते हैं ना आईटी एक्ट में, वहाँ पे भी सेफ हार्बर मैकेनिज्म होता है जो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके लिए, है ना। नेक्स्ट होता है एडवांस प्राइसिंग। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट भी एक तरह से टैक्स अवॉइडेंस के लिए यूज़ हो सकता है। अब मान लो एडवांस प्राइसिंग कर दूं मैं बहुत एक्सपेंसिव, और इतना सारा जो भी मैंने यहाँ प्रॉफिट कमाया इंडिया में उसको वहाँ भेज दूँ एज एन एक्सपेंस, तो यहाँ पे तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, लेकिन यहाँ पे जो मेरी कंपनी है, उसने जो यहाँ पे ये जो इसकी इनकम हुई, वो अगर लो टैक्स नेशन है तो उसको तो फ़ायदा हो गया। कंपनी को यहाँ पे कुछ मान लो हाई परसेंटेज टैक्स देना पड़ता है, यहाँ पे बहुत कम, या टैक्स हेवन हो सकती है 0%, है ना, कैमन आइलैंड्स या आपका दुबई, ये सब क्या है, ये आपको समझ आता है ना यहाँ तक। नेक्स्ट होता है आपका इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र। सेम होता है इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र, मतलब कि मान लो एक कोई फॉरेन कंपनी है, ठीक है, वो उसके पास इंडियन एसेट्स हैं, ठीक है, अब इंडियन एसेट्स को वो इंडिया में ही रहने दे, वो बस उस इंडियन एसेट्स को किसी और कंपनी को ट्रांसफ़र कर दे, क्योंकि वो फॉरेन कंपनी है, तो वो जो ट्रांजेक्शन हुई है वो इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र की तरह डील होता है ना। मतलब इंडिया में नहीं हुई वो ट्रांजेक्शन, वो बाहर बाहर में उन्होंने अपनी ओनरशिप किसी और को दे दी, तो उससे इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इंडिया इसको भी टैक्स करता है अभी के टाइम पे, इस इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र को, टू प्रिवेंट द टैक्स अवॉइडेंस। ये आपको समझ आता है। नेक्स्ट बात करते हैं बजट के हिसाब से टैक्स कलेक्शन। प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा टैक्स आता है गवर्नमेंट को इनकम टैक्स से, क्या ये समझ आता है, फिर आता है कॉरपोरेट टैक्स से, फिर आता है जीएसटी से, फिर आता है एक्साइज से, फिर आता है कस्टम से। ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में डायरेक्टली आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्चुअल टर्म्स रिलेटेड टू टैक्स। सबसे पहला टैक्स टू जीडीपी रेशो, टैक्स रेशो जीडीपी, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट को कितना परसेंट ऑफ जीडीपी एज अ टैक्स आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट मान लो बहुत ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ हो रही है, लेकिन उसका परसेंटेज अच्छा खासा टैक्स में नहीं आ रहा, तो गवर्नमेंट क्या होगा कि वो सारा पैसा जो वो कमाई कर रहे हैं उन लोगों के पास है, टैक्स में गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आ रहा। उससे इम्प्लीकेशन क्या होता है पता है, देखो टैक्स टू जीडीपी रेशियो, या तो जीडीपी बढ़े, है ना, तो और टैक्स में पैसा ना आए, तो टैक्स में पैसा नहीं आएगा तो गवर्नमेंट की तो सारी इनकम टैक्स और नॉन टैक्स इस सब से होती है, मैंने आपको बताया था। अगर मान लो टैक्स, जैसे ये देखो इनकम टैक्स कॉर्पोरेट, इस सब से इतनी इनकम हो रही है, अगर टैक्स से पैसा ना आए तो गवर्नमेंट आगे खर्चा क्या करेगी, स्कीम्स कैसे चलाएगी। तो जनरली क्या होता है, अगर आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो काफ़ी कम होने लगता है तो गवर्नमेंट की कैपेसिटी कम हो जाती है टू प्रोवाइड फॉर द स्कीम्स,
टू डू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू डू लाइक सोसाइटल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, है ना, टू हेल्प इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन, है ना। नेक्स्ट होता है सेकेंड टर्म इज टैक्स बायंसी। टैक्स बायंसी क्या होता है कि आपका परसेंटेज, अगर मान लो जीडीपी में कोई चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज बढ़ा या घटा, उसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ, इट इज रिलेटेड टू दिस टैक्स टू जीडीपी रेशियो, कि मतलब देश की जीडीपी तो बहुत बढ़ रही है लेकिन सरकार के पास टैक्स ही नहीं जा रहा, है ना, या सरकार के पास टैक्स अच्छा खासा आ रहा है, तो उसको बोलते हैं टैक्स बायंसी की, कि जीडीपी में कितना चेंज आया उसके हिसाब से आपका रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है, टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इससे भी अगर आपका टैक्स बायंसी अच्छी खासी होगी, कि टैक्स अगर अच्छा खासा आ रहा है जीडीपी ग्रोथ के साथ, तो गवर्नमेंट को फायदा होगा, टैक्स बायंसी अच्छी होगी, तो ये समझ आता है। नेक्स्ट होता है टैक्स इलास्टिसिटी। टैक्स इलास्टिसिटी मतलब सिंपली देखो, आपने टैक्स रेट्स चेंज किए, टैक्स रेट्स चेंज करने की वजह से गवर्नमेंट को कितना टैक्स रेवेन्यू आया, उसको बोलते हैं टैक्स इलास्टिसिटी, है ना। तो टैक्स इलास्टिसिटी मतलब कि गवर्नमेंट ने जैसे ही टैक्स रेट्स चेंज किए तो उसकी वजह से रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से जो आपका टैक्स कितना रेवेन्यू आया गवर्नमेंट को, उसको बोलते हैं टैक्स की इलास्टिसिटी, कि परसेंटेज चेंज इन द टैक्स रेवेन्यू इन रेफरेंस या विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन द टैक्स रेट्स, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है रेवेन्यू फॉरगोन। अभी आपको पता होगा, सिंपली देखो गवर्नमेंट कई बार क्या करती है कि जैसे बोलेगी कि इतने से नीचे वालों को टैक्स देने की नीड नहीं है ना, या आपका कंसेशन दे दे, डिडक्शन दे दे, तो वो सारा गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू हो सकता था एज अ टैक्स, वो सारा उसने फॉरगोन कर दिया। उसका फ़ायदा क्या होगा, रेवेन्यू फॉरगोन की वजह से क्या होता है, लोगों के पास पैसा आता है, लोग डिमांड करेंगे, तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, तो चीज़ों की डिमांड आएगी, चीज़ों की डिमांड आएगी तो कंपनीज डिमांड की वजह से क्या करेंगी, चीज़ें प्रोड्यूस करेंगी, प्रोड्यूस करने के लिए और लेबर करेंगी, तो लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनको पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, वो फर्दर, और तो ये लूप, इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो रेवेन्यू, जब गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू थोड़ा बहुत छोड़ देती है, चाहे डिडक्शन दे दे चाहे कुछ कर दे, उससे भी इंडायरेक्टली क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प मिलती है ना, और लोगों का भला होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है, अगर मैं बात करूँ पिगोवियन टैक्स, ये तो वही है जो मैंने आपको बताया था, पिगोवियन टैक्स जस्ट लाइक सिन टैक्स, है ना, सिन गुड्स पे जो टैक्स लगता है, इट इज सिंपली द टैक्स ऑन एक्टिविटीज दैट आर हार्मफुल, लाइक दैट हैव नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज टू मेक, अच्छा, ऑन द लाइक कंज्यूमर, है ना। तो ये क्यों लगाया जाता है, ताकि जो भी इसकी वजह से क्या होगा, सोसाइटी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, तो एक सोशल कॉस्ट है इसकी, तो सोशल कॉस्ट का बर्डन किसको देते हैं, टू मेक प्रोड्यूसर, जिसने ये चीज़ बनाई है उसको सोशल कॉस्ट का बर्डन देते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं पिगोवियन टैक्स, है ना। ये सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं आप, सिन गुड्स की तरह, जैसे सिन गुड्स पे टैक्स लगाए ना बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो हार्मफुल है, और हार्मफुल हैं, तो अगर आप उससे क्या होता है, हम सोचते हैं कि ज़्यादा टैक्स कर देंगे तो आपका क्या होगा कि लोग खरीदना बंद कर देंगे, लेकिन आपको पता है ब्लैक मार्केटिंग, ये सारी इशू पैरेलली है ना मीन्स के टॉपिक। नेक्स्ट बात करते हैं फिस्कल ड्रैग। तो फिस्कल ड्रैग देखो, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपने शायद पढ़ा ना हो, तो ये ध्यान से याद रखना है। कई बार क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से, क्या होता है, टैक्स पेयर्स जो होते हैं उनका टैक्स ब्रैकेट बढ़ जाता है ना, हायर टैक्स ब्रैकेट में चले जाते हैं, जबकि उनकी इनकम कुछ है ही नहीं, रियल इनकम ग्रोथ कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ें महंगी हुई, अब महंगी चीज़ें हो रही हैं, तो जो आपका सैलरी भी बढ़ेगी, है ना, उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब वो सारा एडजस्ट होके। लेकिन अब क्या होगा, देखो, भले ही सैलरी 100 से 200 हुई, लेकिन इन्फ्लेशन है तो चीज़ें भी तो 100 से 180 हो गई। आप पहले 100 में एक चीज़ ले सकते थे, आप वही चीज़ 180 की मिल रही है, तो आपको फ़ायदा क्या हुआ, आपकी तो नेट इनकम सिर्फ 20 रुपये ही बढ़ी ना। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, अगर मान लो ऐसा कोई टैक्स स्लैब है कि 100 से नीचे वालों को, मतलब 150 से नीचे वालों को 2% देना पड़ता है, यहाँ से आगे 4%, तो आप तो यहाँ पुश हो गए ना। तो जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से आपका सारा पैसा तो यहीं चला गया। आपने मान लो आप 5 लाख कमाते थे, अब आप मान लो 15 लाख पे पहुंच गए। पहले आपको ज़ीरो टैक्स देना पड़ता था, अब आपको 15 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। जबकि अब मान लो इन्फ्लेशन आपका, मान लो ऐसा हो गया है कि पहले जो चीज़ 5 लाख में आती थी वो अब 12 लाख में आती है, ऐसा मान लो, एज्यूम कर लो, तो आपकी तो कोई रियल इनकम ग्रोथ है ही नहीं ना। बट स्टिल यू आर पुश्ड इनटू द हायर टैक्स पेयर ब्रैकेट, दैट इज कॉल्ड एज द लाइक फिस्कल ड्रैग, है ना। इसी को अलग नाम से भी जानते हैं, दैट इज ब्रैकेट क्रीप। आप क्रीप कर गए लोअर
टैक्स ब्रैकेट से हायर टैक्स ब्रैकेट में विदाउट एनी रियल इनकम ग्रोथ, है ना। इससे नेगेटिव इम्प्लीकेशन होता है टैक्स पेयर पे, ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट होते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। ये जैसे आपका, इसका मतलब पता क्या होता है, कई बार क्या होता है सरकार हर छोटी छोटी चीज़ पे स्टेप नहीं लेगी, सरकार ने अपना सिस्टम बना दिया है, अब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप हायर टैक्स ब्रैकेट में पुश हो जाएंगे, या कम होगी तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा। तो आपका ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खुद से हो रही है, ऑटोमेटिक है, उसी को बोलते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, है ना। तो ये बिल्ट इन फिस्कल मैकेनिज्म होते हैं, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी के मैकेनिज्म होते हैं। जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो गया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाएगा, तो अब क्या होगा, सरकार को बार बार नहीं बताना पड़ेगा, आपकी इनकम बढ़ती गई तो सीधे आपका इकोनॉमिक एडजस्टमेंट के हिसाब से स्टेबलाइजेशन होगी और आपका मतलब टैक्स भी बढ़ता गया। इनकम कम होगी तो ऐसा नहीं है कि अब आपसे टैक्स ज़्यादा लिया जाएगा, इनकम एकदम से कम हुई तो सरकार के अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है, आप सीधे नेक्स्ट उस हिसाब से आपका टैक्स कम हो जाएगा। उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन इन द इकोनॉमी, है ना। जो आपका मैं बात करूँ अगर, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, है ना, which are the built-in fiscal mechanisms that automatically reduce the economic fluctuations without needing any new policy action by the government, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज लेफर कर्व। यहाँ पे मैं फिलिप्स कर्व भी बता देता हूँ, वैसे तो ये सबको ही पता होगा, है ना। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है अनएम्प्लॉयमेंट कम, शायद मुझे ये बताने की नीड ना पड़े, देखो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, आप ये समझिए ये सबसे बेसिक चार्ट है। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, चीज़ें महंगी होगी, जो 10 की चीज़ बिकती थी वो 20 की होगी, कंपनी सोचेगी मैं और इसको बनाऊँ क्योंकि 20 की हो गई है, बनाने के लिए उसको लेबर चाहिए, लेबर चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। इन्फ्लेशन बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, तो यही तो है ना। उल्टा भी सोच सकते हो, इन्फ्लेशन कम होगा, 10 की चीज़ 5 में बिके, कंपनी डिमोटिवेट होगी कि यार अब तो अगर मैं लेबर को ज़्यादा रखूँगा तो मेरे को तो प्रॉफिट तो कुछ हो नहीं रहा, चीज़ तो सस्ती होगी, तो इनको ले ऑफ कर दो, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई कम करने पे। ये होता है लेफर कर्व। क्या होता है लेफर कर्व? सिंपली होता है, देखो ध्यान रखना है, ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, ऑप्टिमम टैक्स रेट। इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट, देखो कल को गवर्नमेंट सोच ले कि यार मेरे को ना टैक्स में पैसा चाहिए अच्छा खासा, तो मैं टैक्स रेट बढ़ाता जाता हूँ बढ़ाता जाता हूँ बढ़ाता जाता हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये आपका टैक्स रेवेन्यू है, ये आपका टैक्स रेट है। गवर्नमेंट जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ाएगी तो नो डाउट काफ़ी सारे लोगों का पैसा उनके पास आता जाएगा, बट एक मतलब आपका एक मैक्सिमम अमाउंट तक ही बढ़ा सकती है, उसके बाद अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ाया तो टैक्स रेवेन्यू कम होता जाएगा। इसका मतलब पता क्या है, गवर्नमेंट ने मान लो 5 से कर दिया 10%, 10 से कर दिया 15, 15 से 20% टैक्स कर दिया, 20 से 30 कर दिया, 30 से 50 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ज़्यादा ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने मान लो ये 80, 90, 100 कर दिया, अब क्या होगा भाई, लोग कमाएंगे क्यों, टैक्स देने के लिए। 100% अगर टैक्स लग रहा है, मान लो 100% मान लो लगा दिया, तो लोग उस वहाँ पे कमाई नहीं करेंगे, लोग घर बैठ जाएंगे, घर बैठ जाएंगे क्योंकि उनको पता है अगर मैं इनकम करूँगा भी तो सारा 100% इनकम टैक्स में जा रहा है। इसमें मतलब क्या होगा, सारे लोग जॉब छोड़ के घर बैठ जाएंगे तो कुछ इनकम ही नहीं होगी, तो गवर्नमेंट भले ही 100% टैक्स स्लैब रख दे, बट पैसा कौन देगा, पैसा तो किसी के पास है ही नहीं, कोई कमाना ही नहीं चाहता, उसी को बोलते हैं आपका लेफर कर्व, है ना। ये आपको समझना पड़ेगा कि एक स्पेसिफिक टैक्स रेट के बाद लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कमाई करने के लिए, तो गवर्नमेंट चाहे कितना भी परसेंट कर दे, अब अगर इंसान कमाने की इच्छा ही नहीं है, इंसान 0 रुपये कमा रहा है, घर बैठ रहा है क्योंकि उसको पता है गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा, तो जीरो का 100% तो जीरो ही होता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब इसमें बात करते हैं एक अच्छा टॉपिक दैट इज 16th फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन के बारे में प्रीलिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए, अंडर आर्टिकल 280, 279 ए जीएसटी अभी बताया है ना, ये दोनों ही पता होना चाहिए। ABC मतलब रिसेंट अमेंडमेंट 2016, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। अब फाइनेंस कमीशन अभी रिसेंटली 16th बना है ना, फॉर 2026, 2027 टू 2030 से 31, है ना, इस फाइनेंशियल ईयर तक, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंस कमीशन होता क्या है, फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आर्टिकल में है ना, जीएसटी इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के हिसाब से बनी होती है। तो फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स। अपॉइंट कौन करता है, प्रेजिडेंट, है ना। क्यों बनती है, टू मेक रिकमेंडेशन ऑन सेंटर स्टेट फिस्कल फेडरल रिलेशन, मतलब कि जो भी टैक्स में इनकम हो रही है तो सेंटर जो इनकम का कितना परसेंट स्टेट को दे, फाइनेंशियल डेवोल्यूशन कितना करे, उसके लिए जो आपका रिकमेंडेशंस होती है ना।
तो 16 फाइनेंस कमीशन आया है। देखो 15 के बारे में आपको पता होगा। अब मैं बात करूं तो 3 आपको पता होने चाहिए रिसेंट, 14, 15 और 16, है ना। सबसे पहले 14 में कितना परसेंट आपका, देखो एक होता है वर्टिकल डेवोल्यूशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल, है ना। वर्टिकल डेवोल्यूशन क्या होता है कि सेंटर से स्टेट्स में कितना गया, किसी स्पेसिफिक नहीं, सारे स्टेट्स को मिला के कितना दिया। तो सेंटर का मान लो 1000 करोड़ था तो उसका 40% मान लो दे दिया, तो 600 करोड़ गया वर्टिकल डेवोल्यूशन में। हॉरिजॉन्टल क्या होगा, फिर स्टेट्स में आपस आपस में सबको बराबर थोड़ा ना मिलेगा, कोई छोटा स्टेट है उसको उतना मिलेगा, कोई बड़ा स्टेट है, किसी की पॉपुलेशन, किसी का इनकम डिस्टेंस, किसी का डेमोग्राफी परफॉर्मेंस, किसी का फॉरेस्ट कवर, ये सारी चीज़ें, किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये आपको पता होना। 14 फाइनेंस कमीशन का वर्टिकल डेवोल्यूशन कि सेंटर अपने इंडिविजुअल पूल्स में से 42% देता था, 15 ने 41 किया था, 16 ने भी इसको सेम रखा है, याद रखना है ना, 41% वर्टिकल डेवोल्यूशन रखा है। लेकिन 16 ने एक चीज़ चेंज करी है हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन में। पहले होते थे पैरामीटर्स, इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन, एरिया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, ये कि कितना अच्छा मतलब टैक्स रेवेन्यू के लिए लेके एफर्ट्स करिए स्टेट गवर्नमेंट किसी स्टेट की, और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, है ना। तो 15th फाइनेंस कमीशन में टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स था, 16th में इसको हटा दिया गया है। 15th में कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी नहीं था, इसमें ये लाया गया है ना, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ये आपको पता होना चाहिए ना, दोनों चीज़ें, कि कैसे 15th फाइनेंस कमीशन के पैरामीटर्स जो थे उसमें टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स भी था एक पैरामीटर, वो 16th वाले ने हटा दिया। और 15th में आपका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी नहीं था, वो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ले आए हैं 10%, है ना। ये आपको समझ आना चाहिए। इनकम डिस्टेंस क्या होता है ये आपको पता ही होगा, हर स्टेट के हिसाब से देखा जाता है। देखो एक स्टेट देखा जाएगा जिसकी जीएसडीपी सबसे ज़्यादा होगी, सारे स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में से जीएसडीपी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी, ग्रॉस मतलब जीडीपी जैसा होता है वैसे ही स्टेट का होता है जीएसडीपी, है ना। और अब इस स्टेट को आप फिक्स कर देंगे हाईएस्ट जीएसडीपी वाले को, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, देखेंगे कि किसकी जीएसडीपी कितनी कम कम है। अब जो बेचारा बहुत कम कमा रहा होगा, मान लो सबसे ज़्यादा जीएसडीपी वाला स्टेट है और सबसे कम जीएसडीपी वाला स्टेट, तो उन दोनों की इनकम डिस्टेंस कितनी है स्टेट की, बहुत ज़्यादा ना। तो उसके हिसाब से, उस पैरामीटर के हिसाब से ये पैसा मिलता है, और ये सबसे ज़्यादा वेटेज होती है। देखो हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन के पैरामीटर्स में से सबसे ज़्यादा वेटेज ही इनकम डिस्टेंस की होती है, फिर पॉपुलेशन की, और सबसे कम होती है कंट्रीब्यूशन जीडीपी, फॉरेस्ट, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, 10% है ना। इसकी अराउंड 42-43% होती है ना। ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट आपसे शायद ही पूछें बट आपको पैरामीटर्स पता होने चाहिए ना। नेक्स्ट बात करें तो 16 फाइनेंस कमीशन में एक और चीज़ याद रखनी है, इन्होंने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट ख़त्म कर दी है, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट ख़त्म कर दी है, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट ख़त्म कर दी है। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब कुछ ऐसे स्टेट्स होते थे जो अपने मतलब एक्सपेंस और जो आपका रेवेन्यू मिसमैच अगर हो जाए, ठीक है, तो उसको लेके, क्योंकि लो इनकम स्टेट्स होते थे, हिली स्टेट्स होते थे, हिमाचल वगैरह, या मतलब काफ़ी सारे और भी स्टेट्स, तो उनको सेंटर अलग से ग्रांट्स देता था पैसा रेवेन्यू डेफिसिट के लिए, कि रेवेन्यू डेफिसिट को ख़त्म कर दें आपका, है ना, अगर आपकी मिसमैच है साल की इनकम और एक्सपेंस में। लेकिन ये इनने हटा दिया है, मतलब ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए सब्सिडीज़, प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए सब्सिडीज़। अगर मैं बात करूँ फिस्कल एफर्ट्स में आता है ये गवर्नमेंट के, सब्सिडी इज़ अ टाइप ऑफ फिस्कल टूल। सबसे ज़्यादा सब्सिडी जाती है फूड पे, फिर जाती है फर्टिलाइज़र पे, याद रखना है, फिर जाती है इंटरेस्ट सब्सिडी, फिर जाती है फ्यूल पे, ना सबसे कम। तो ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। फूड पे कैसे जाएगी, आपका पीडीएस सिस्टम होता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना। राशन की दुकानों में जो आपको कम पैसा मिलता है, तो वो कम में थोड़ी ना, मतलब इंसान को तो कम में मिलता है जो खरीदते हैं वहाँ से, बट सरकार को उस पर सब्सिडी देनी पड़ती है, तभी होता है ना। कंपनी या जो भी जिनसे मतलब फार्मर्स को तो पैसा पूरा देंगे ना। फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी होती है, यूरिया सब्सिडी, ये सब है ना। फिर आपका अगर मैं बात करूँ तो इंटरेस्ट पे सब्सिडी होती है। अगर मान लो जैसे आपका कोई इंश्योरेंस स्कीम है, जैसा आपने क्रॉप इंश्योरेंस को लेके स्कीम सुनी होगी, तो उस सब में क्या होता है कि इंटरेस्ट सबवेंशंस होता है, कि फार्मर पूरा का पूरा नहीं देता आपका इंटरेस्ट, कुछ परसेंट फार्मर देता है, कुछ परसेंट स्टेट कंट्रीब्यूट करती है ना। ये सारा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट फ्यूल, फ्यूल तो आपको पता ही होगा, फ्यूल पे सब्सिडी है ना। अब ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में 8th पे कमीशन फिस्कल पॉलिसी में, रिसेंटली आपको पता होगा 8th पे कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इट इज़ नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर पार्लियामेंट्री, इट इज़ अ सिंपली टेम्पररी एग्जीक्यूटिव बॉडी। टेम्पररी क्या होता है, जस्ट लाइक डिलिमिटेशन कमीशन, इट इज़ अ टेम्पररी बॉडी। लेकिन डिलिमिटेशन इज़ नॉट एग्जीक्यूटिव, वो पार्लियामेंट के लॉ से बनती है ना। पार्लियामेंट को स्पेसिफिकली लॉ लाना पड़ता है हर एक डिलिमिटेशन के टाइम पे, कमीशन के टाइम पे। यहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बन जाती है। टेम्पररी होती है, मतलब कि ये अपना काम करने के लिए बनती है,
काम पूरा हो गया, फिर ये आपका नॉट रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस एनी मोर, है ना। और सेम आपका ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो टेम्प्रेरी होती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है टू रिव्यू एंड रिकमेंड द चेंजेस इन पे, अलाउंसेस, पेंशन, सर्विस कंडीशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ये आपको पता होगा, बेसिक चीज़ 8 पे कमीशन, है ना। और ये किसकी बेसिस पे करती है? इन्फ्लेशन, देखो महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से पेमेंट, सैलरी वगैरह चेंज करना, इकोनॉमिक कंडीशंस, फिजिकल कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कितना पे कर सकती है एक्चुअल में, है ना। ये सब किसके अंडर आता है? ये 8 पे या पे कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना। ये आपको समझना पड़ेगा, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। और ये कैबिनेट डिसीजन से सेटअप होती है। इट इज़ नाइदर पार्लियामेंट्री नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, डिजॉल्व आफ्टर द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, है ना। ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल पॉलिसी में डेफिसिट्स। डेफिसिट मतलब घाटा। कितने टाइप के डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट, टोटल फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। इसमें आपको पता होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नॉन डेट कैपिटल रिसीट होती हैं, कैपिटल रिसीट सारी नहीं। अब ऐसा तो आप कैपिटल रिसीट वो भी दिखा दो जो आपने आईएमएफ से लोन उठाया था। ये आपको सारी चीज़ें पता होंगी, ये मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। यहाँ पे फिर आपका होता है रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल डेफिसिट। अब ये तो सारा वैसा है ना, जैसा नाम वैसा डेफिसिट। बट ध्यान क्या रखना है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, तो ये जो आया रेवेन्यू डेफिसिट, उसमें से कुछ घाटा इसलिए होगा क्योंकि ग्रांट्स में गया है पैसा स्टेट्स को। तो वो जो हटा दें कि असल में जैसे मान लो घाटा दिखा रहा 8 करोड़, लेकिन वो जो 2 करोड़ है वो तो ग्रांट्स में दिया है, तो असली घाटा तो 6 करोड़ है। ये तो फ़ायदा हो रहा है ना स्टेट्स को, ठीक है। क्योंकि इससे अगर स्टेट्स फर्दर कैपिटल एसेट जनरेट करें तो मतलब एसेट क्रिएटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको, है ना। तो रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स टू स्टेट फॉर एसेट क्रिएशन, है ना, ये सारा, है ना। तो ये होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। फिर आता है प्राइमरी डेफिसिट। तो ये फिजिकल डेफिसिट में से कुछ पैसा इसलिए गया होगा क्योंकि इंटरेस्ट पुराना दिया होगा, इंटरेस्ट पेमेंट्स, है ना। पुराना जो लोन्स है उस पर इंटरेस्ट में जो पैसा जाता है उसको हटा दो, है ना। उसके बाद जो बचता है दैट इज योर प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट में से हटा के, है ना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं बजट में मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन की। सबसे ज़्यादा पैसा डिफेंस, फिर रोड हाईवेज, फिर रेलवेज, है ना, होम अफेयर्स, है ना, ये सारी चीज़ें। करंट अफेयर के लिए बजट के हिसाब से 2026-2027 में फिजिकल डेफिसिट इज 4.3% ऑफ जीडीपी, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट इज 1.5% ऑफ जीडीपी एंड प्राइमरी डेफिसिट इज 0.7% ऑफ जीडीपी। तो ये नंबर याद रखना है, पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ बजट बोरोइंग्स या एक्स्ट्रा बजट बोरोइंग्स। अब देखो क्या होता है, गवर्नमेंट ना अपने बजट में दिखाती है कि उन्होंने पैसा कितना बोरो करा है, जो भी मैंने अभी बताया कैपिटल रेवेन्यू इस सब में, ना। लेकिन ऑफ बजट मतलब बजट के अलावा अब क्या होता है, गवर्नमेंट की कंपनीज भी तो होती हैं जैसे पीएसयूज। अब मान लो गवर्नमेंट खुद ना पैसा ले, लेकिन पीएसयूज ने अगर लोन उठाया है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ये सब, है ना। मान लो जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ है, पीएसयूज हो गया, कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हो गए, है ना, ये इकोनॉमिक टर्म है। ये सारों ने जो पैसा उठाया होगा वो गवर्नमेंट के इसमें डायरेक्टली एज सच नहीं आया, लेकिन अब तो गवर्नमेंट इसको मतलब बाई चॉइस दिखाती है ट्रांसपेरेंसी के लिए, बट इसमें कोई मैंडेशन नहीं है कि दिखाए, है ना। तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा बजट, कि बजट में दिखने के अलावा जो अगर बोरोइंग हो रही है, क्योंकि पीएसयू भी तो गवर्नमेंट की है ना। तो पीएसयू अगर कुछ बोरो कर रही है तो वो बजट में भले ही शो ना करे गवर्नमेंट डायरेक्टली, लेकिन है तो गवर्नमेंट की बोरोइंग, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। कुछ बात करते हैं इंडियाज डेट, करंट अफेयर, है ना, डेटा की। इंडिया का डेट, ठीक है। सबसे पहले एक्सटर्नल डेट कितना, अराउंड $746 बिलियन, है ना। और एक्सटर्नल डेट का जीडीपी से रेशो कितना, 19.2% ऑफ द जीडीपी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़, गवर्नमेंट का देखो एक्सटर्नल डेट, बाहर से कितना डेट है हमारे पे, मतलब बाहर की कंट्रीज या इंस्टीट्यूशंस, है ना, इंडिया पे। अब इसमें ज़्यादा डेट किस पे है, गवर्नमेंट पे है या जो प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट चीज़ें हैं वो। तो नॉन गवर्नमेंट डेट ऑब्वियसली ज़्यादा है, दैट इज़ 78% ऑफ दिस टोटल डेट, एक्सटर्नल डेट, है ना। जबकि गवर्नमेंट डेट सिर्फ 22% है ना। और ये आपको पता होना चाहिए, इसमें से, इस डेट में से लॉन्ग टर्म डेट कितना है 80%, शॉर्ट टर्म कितना है 20%। ये सारा आपको डायरेक्टली पता होना। देखो एग्जैक्ट फिगर ना पूछें, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि स्टेटमेंट में आ गया
कि मेजर पोर्शन ऑफ द एक्सटर्नल डेट इज़ विद गवर्नमेंट, नहीं, इज़ विद नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़, है ना। मेजर पोर्शन ऑफ एक्सटर्नल डेट इज़ शॉर्ट टर्म, नहीं लॉन्ग टर्म, है ना। ये सारा आपको पता होना चाहिए, करंट फिगर्स, है ना। और डिनोमिनेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है वो है यूएस डॉलर्स में, अराउंड 54% ऑफ द डेट, है ना। फिर उसके बाद आपका आईएनआर में, फिर उसके बाद येन में, है ना। उसके बाद आपका आईएमएफ का एसडीआर, है ना, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। उसके बाद लास्ट में आपका यूरो 3%। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, FRBM एक्ट ऑफ 2003, है ना, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ऑब्वियसली इट इज़ रिलेटेड टू जो फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट है, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को मतलब लीगली बाइंडिंग टारगेट्स देना, जिसमें आपको पता भी होगा कि ओरिजिनल टारगेट फिजिकल डेफिसिट का था 3% ऑफ जीडीपी, इतना फिजिकल डेफिसिट हो सकता है। रेवेन्यू डेफिसिट को आपको जीरो करना था। या आपका बाई आपका जैसे ये डेट्स बढ़ा दी गई थी, है ना, जैसे 2023 तक करना था, फिर 2025 तक करना था, अभी 2026, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और अगर हम बात करें तो डेट टू जीडीपी रेशो यूनियन गवर्नमेंट का ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का है 56%, इनका है 29%। ये सारे डेटा आपको पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट में एस्केप क्लॉज। एस्केप मतलब कि ये जो लीगली बाइंडिंग टारगेट है ना कि इतना परसेंट ऑफ जीडीपी के अंदर लाओ अपना फिजिकल डेफिसिट, जो राजकोषीय घाटा है, उसको एस्केप कब कर सकते हैं? जब मान लो कई बार खर्चा करना ही पड़ जाए, फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा कब हो सकता है? जब मान लो कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे मान लो कोई वॉर हो जाए, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स हो जाए, उसमें पैसा खर्च हो रहा है, तो वो तो देना ही पड़ेगा ना। इसको पकड़ के नहीं बैठ सकते वैसे केसेस में, तो उसको बोलते हैं एस्केप क्लॉज इन द FRBM एक्ट, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। मतलब कि ये बताता है कि कौन सा स्टेट फिजिकल एफर्ट्स अच्छे कर रहा है, किसका घाटा कम है, किसका रेवेन्यू अच्छा हो रहा है, कौन स्टेट अच्छे फिजिकल मेजर्स ले रहा है, उसको बोलते हैं फिजिकल हेल्थ इंडेक्स से मेजर किया जाता है। इट इज़ रिलीज्ड बाय नीति आयोग, स्टेट्स की रैंकिंग करता है ना। और इसमें आपको पता होना चाहिए, देखो पैरामीटर्स क्या क्या है, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, फिजिकल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स, डेट सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीज़ें, है ना। लेकिन टॉप परफॉर्मेंस आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा का है, सबसे लास्ट पे है गुजरात, है ना। बस आपको डायरेक्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बाकी आपको बीच में उतना पता ना हो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक्सट्रीम जो है वो पता होने चाहिए कि सबसे ज़्यादा अच्छे इसमें है उड़ीसा वाले, और सबसे ख़राब फिजिकल परफॉर्मेंस है गुजरात की, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट होता है रिकार्डियन इक्विवेलेंस। अब देखो ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है। ये इकोनॉमिक थ्योरी सजेस्ट करती है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग या गवर्नमेंट का टैक्सेशन, उसका इक्वल इफेक्ट होता है इन द इकोनॉमी। इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट अगर बोरोइंग बहुत ज़्यादा करी है ना, तो डायरेक्टली मान लो जो लोग हैं जिनसे वो टैक्स लेती है, उनसे नहीं, मतलब यहाँ पे अपनी बोरिंग चली है गवर्नमेंट की, तो लोगों पे भी फ़र्क पड़ेगा। कैसे फ़र्क पड़ेगा? गवर्नमेंट अगर बोरिंग बहुत ज़्यादा कर रही है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि अगर आज बोरिंग कर रही है, मतलब कल इसी बोरिंग को लौटाने के लिए टैक्स बढ़ाएंगे, तो इसीलिए लोग पैसा सेव करना शुरू कर देते हैं। तो इवन तो गवर्नमेंट ने बोरोइंग की ताकि एक्सपेंडिचर हो, मनी सप्लाई बढ़े, लेकिन लोग उस मनी सप्लाई को उल्टा कम कर दे रहे हैं बाय कैप्चरिंग। तो उसी को बोलते हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस, कि बराबर इफेक्ट होता है रेसिप्रोसिटी में। गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ा बढ़ा के अगर एक्सपेंडिचर करना भी चाहे, तो वो भी मनी सप्लाई बढ़ा के भी कम हो जाती है, बिकॉज लोगों को लगता है कि आज अगर बोरोइंग कर रहे हैं तो वापस लौटाने के लिए भी हमारी जेब से ही पैसा जाएगा, तो हम सेव करते हैं ना। बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, आई नो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज इट इज़ अ रिवीजन क्लास ना। साल भर की क्लास होती है तो शायद 1 घंटा इसी को पढ़ाते हैं, बट ऑब्वियसली इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो लेट्स जस्ट मूव अहेड। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट्स, है ना। सो फाइनेंशियल मार्केट्स में जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले होता है मनी मार्केट, फिर होता है आपका कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कितना? लेस देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा, मतलब जब आप इन्वेस्ट करते हैं ये सब 1 साल से ज़्यादा, तो कैपिटल मार्केट में काउंट होता है ना। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जैसे गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट के कौन कौन से होते हैं? ट्रेजरी बिल होता है, CMB होता है, फिर आपका वेज एंड मींस एडवांसेस होता है, फिर आपका कंपनी की जब हम बात करते हैं तो कमर्शियल पेपर होते हैं, प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, और आपका बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना। ये सारी चीज़ें। बैंक्स की जब हम बात करते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, कॉल मनी होता है, नोटिस मनी होता है, रेपो होता है, ये सारे जैसे आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। NBFC में आपका CBLO होता है, कोलेट्रल बोरोइंग लैंडिंग ऑब्लिगेशंस, है ना। नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए आपका फैक्टरिंग होता है, जैसे मान लो आपका अगर कोई MSME वगैरह, उस सब में फैक्टरिंग होता है। आपने सुना होगा फैक्टरिंग क्या होता है, इनवॉइस वगैरह की, ठीक है।
यहाँ पे अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट में, तो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डेट या इक्विटी। इक्विटी तो आपको पता है स्टॉक शेयर्स है ना। डेट में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉन्ग टर्म होता है दैट इज स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है ना। फिर आपका लोकल बॉडीज़ में आपका म्यूनिसिपल बॉन्ड्स होते हैं, कंपनीज़ के आपका बॉन्ड्स डिवेंचर्स है ना, या हाइब्रिड बॉन्ड्स होते हैं है ना, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स होते हैं। फिर आपका क्रॉस बॉर्डर में आपका होते हैं मसाला बॉन्ड्स, महाराजा बॉन्ड्स, पांडा बॉन्ड्स, फिर आपका समुराई बॉन्ड्स, ये सारे आपने पढ़े होंगे है ना। स्पेशल पर्पस बॉन्ड्स होते हैं जैसे ग्रीन बॉन्ड्स है ना, ब्लू बॉन्ड्स, सोशल बॉन्ड्स है ना, फिर आपका ट्रांजिशन बॉन्ड्स, ये सारे हम पढ़ेंगे है ना। आगे चलते हैं, एक एक करके समझेंगे इनको बाद में, फिलहाल मैंने आपको आइडिया दिया। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपका होता है ट्रेजरी बिल। ठीक है, ट्रेजरी बिल आपको पता होगा अनसिक्योर्ड होता है, डिस्काउंटेड रेट पे होता है और फेस वैल्यू पे रीपरचेज करती है गवर्नमेंट है ना। तो आपका जो मतलब आपका फेस वैल्यू पे है ना, और नेगोशिएबल होता है। और आपका अगर मैं बात करूँ तो एनोनिमस होल्डिंग हो सकती है, कोई भी जिसके पास हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम लिख के नहीं दिया होता, जिसके पास होगा कोई भी लौटा सकता है ना। और इसको सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड करा जा सकता है। प्राइमरी मार्केट क्या होता है कि जब इशू हुआ सोर्स से, फिर ये आपस में एक बायर दूसरे बायर को तीसरे बायर को आपस में घुमा के फिर वो फाइनली, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट ही और प्राइमरी मार्केट है। ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है ना। और स्टेट गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल नहीं होते, ये बात याद रखना है। स्टेट गवर्नमेंट का सिर्फ वेज एंड मीन्स एडवांसेस होता है, या लॉन्ग टर्म में स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं ना। तो ये आपको पता होना चाहिए है ना। नेक्स्ट बात करूँ तो जैसे कैश मैनेजमेंट बिल्स होते हैं शॉर्ट टर्म में है ना, ये भी ट्रेजरी बिल की तरह ही होता है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का। अब याद रखना है इंपॉर्टेंट क्या है प्रीलिम्स के लिए, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तो इशू कर सकती है ट्रेजरी बिल भी, सीएमबी भी। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इशू ट्रेजरी बिल एंड सीएमबी। लेकिन एक चीज़ होती है दैट इज़ वेज एंड मीन्स एडवांसेस, मतलब कि अगर कहीं पे ना थोड़ा भी पैसा चाहिए और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो वो उधार ले लिया टेम्पररी है ना, तो उसको बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस, कि अभी अपना काम चलाने के लिए उधार ले लिया थोड़ा टेम्पररी है ना, मिसमैच को ख़त्म करने के लिए रिसीट और पेमेंट्स के है ना। तो उसको बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ये दोनों ही कर सकते हैं, सेंट्रल भी कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकते हैं ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो याद क्या रखना है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जब हम मनी मार्केट में बात करते हैं तो गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल, सीएमवी, डब्ल्यूएमए, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ डब्ल्यूएमए, नो ट्रेजरी बिल नो सीएमबी है ना। मैनेज कौन करता है, आरबीआई, गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई ही ये सारी सिक्योरिटी बेचती खरीदती है सब है ना, आरबीआई ब्रोकरिंग का काम करता है गवर्नमेंट के लिए। कंपनी की अगर हम जब बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में कंपनी क्या क्या देती है, कमर्शियल पेपर्स देती है, प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं कि मैं इस इतने रेट पे ये सब है ना प्रॉमिस करके, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट आपके मनी मार्केट में क्या होते हैं, ये डिस्काउंट में सोल्ड होते हैं, फिर फेस वैल्यू परचेज होते हैं। मतलब कि अगर मान लो जैसे ये ट्रेजरी बिल, मान लो इस पे लिखा हो ये 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू है, तो गवर्नमेंट इसको 90 रुपीज़ में देगी है ना, डिस्काउंट पे देगी। आप 90 रुपये में इसको खरीदोगे, आपको बोला जाएगा कि भाई आ जाना 5 महीने बाद और वापस इसको मतलब ले जाना 100 रुपये है ना। तो मतलब ये वापस आपको 100 रुपये, क्या ये समझ आता है, आपने 90 रुपये में ख़रीदा, आप इसको वापस करोगे, गवर्नमेंट आपसे फेस वैल्यू पे रीपरचेज कर लेगी, तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट पे मतलब ये होता है। कई बार कूपन रेट्स भी होते हैं बॉन्ड्स के, कूपन रेट सिंपली होता है इंटरेस्ट रेट है ना। फेस वैल्यू के साथ साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी उसको बोलते हैं कूपन रेट्स है ना। पहले होता था ना, जैसे आपका अगर मैं बात करूँ फॉरेन में जैसे यूके वगैरह में, कि जैसे मान लो अगर ये बॉन्ड है तो इस पर कूपन्स लगे होते थे ऐसे चिप्स, तो 1% 1% 1% हर साल उस कूपन को दो, फिर लास्ट में पूरा बॉन्ड दो, फिर आपका फेस वैल्यू पे आपको मिल जाएगा है ना। सारा आपको ये समझ आना चाहिए। अगर मैं बात करूँ तो ये सारी जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जनरली दे आर अनसिक्योर्ड, नो कोलेट्रल है ना, नेगोशिएबल होते हैं। नेगोशिएबल मतलब कि एनोनिमस होल्डिंग, कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब बॉन्ड अगर गवर्नमेंट ने इस बंदे को दिया तो उसका नाम छपा होगा, कुछ नहीं छपा होगा। ऐसे जैसे कैश होता है ना, 100 रुपये के नोट कोई सा भी हो, मेरे पास हो आपके पास हो किसी, वो 100 रुपये का नोट 100 रुपये का ही होता है। वो एनोनिमस होल्डर की प्रॉपर्टी होती है, कि मतलब उस पर कोई स्पेसिफिक नाम वगैरह या फोटो नहीं छपा होता। वैसे ही बॉन्ड भी जिसके पास होगा कोई भी जाके उसको आपका रीपरचेज करवा के डिस्काउंट करवा के आपका सारा जो भी उस पर अमाउंट होगा वो निकलवा सकता है ना। इसको भी
ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक्स के लिए। बैंक्स के लिए शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? रेपो रेट, है ना, जो आपका बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास रखते हैं, आरबीआई बदले में उनको लोन देता है, जिस रेट पे देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट, है ना। रीपर्चेज, फिर बाद में क्या करते हैं वो बैंक प्रॉमिस करते हैं कि वो बाद में उस जो सिक्योरिटी उन्होंने प्लेज की उसको खरीद लेंगे और इंटरेस्ट पेमेंट के साथ, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्या होता है, कई बार बैंक को मान लो क्या होता है कि जैसे मान लो पैसा उठाना हो, ठीक है, तो बैंक क्या करेंगे, बैंक बोलेंगे कि मैं आपको 1 करोड़ का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देता हूँ 90 लाख में, आप खरीद लो इसको, 5 साल बाद आ जाना और इसको डिपॉजिट करके 1 करोड़ ले जाना, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट डिपॉजिट। कि मतलब मैं आपको ये सर्टिफिकेट दे रहा हूँ कि आपका मेरे पास पैसा डिपॉजिट पड़ा हुआ है, हालांकि मेरे पास पैसा नहीं पड़ा है एक्चुअल में, बट मैंने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, आप 5 साल बाद ले जाना, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। देखो समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं सारी चीज़ें, जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको ऑब्वियसली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा अभी, बट ऑब्वियसली ये सारा टॉपिक जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ आना चाहिए, और यही सारी चीज़ें होती हैं, ये आपको ईजी भी लगेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट बैंक्स में, कॉल मनी, नोटिस मनी। कॉल मनी होता है कि जब बैंक आपस में मान लो ओवरनाइट 1 दिन के लिए बोरोइंग करते हैं, 2 से 14 दिन के लिए, उसको बोलते हैं नोटिस मनी, बाकी उससे ज़्यादा तो मनी मार्केट्स, है ना। नेक्स्ट, बैंक्स जो आपस में ये सारी लेंडिंग करते हैं इंटर बैंक, ये कॉल मनी नोटिस मनी, वो किस रेट पे करते हैं उसको बोलते हैं इंटर बैंक लेंडिंग रेट, है ना। जैसे MIBOR होता है, उसको बोलते हैं आपका मिबोर इंडिया के लिए, मुंबई के लिए, है ना, लिबोर लंदन के लिए, जैसा देश वैसा आपका इंटर बैंक उनका रेट का नाम है ना, वो ज़्यादा कुछ नहीं इसमें आपको समझना है। नेक्स्ट बात करते हैं NBFC, कोलेट्रल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, है ना। तो ये कुछ नहीं है, इसमें भी सेम यही है कि जो NBFC होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो सारा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको कोलेट्रल की तरह प्लेज करके मनी बोरो करते हैं। किससे? इसको मैनेज कौन करता है? CCIL, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, क्लियरिंग हाउस, ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टरिंग, ट्रेडर्स में। फैक्टरिंग क्या होता है? मान लो एक MSME वाला है, उसने अपना सामान किसी को बेचा, किसी कस्टमर को। अब कस्टमर ने बोला यार मेरे पास अभी डायरेक्ट पैसा तो है नहीं, तो मैं 1 करोड़ का आपको इनवॉइस दे देता हूँ, ठीक है, आपको 1 करोड़ का इनवॉइस दे देता हूँ। अब ये क्या है, इसके पास है, ये बाद में इसको मतलब यहाँ पे जाके इससे वो पैसा ले सकता है, बट इंस्टेड ये बैंक में जाता है, इस इनवॉइस को प्लेज करता है, मान लो इसके बदले में ये सीधे 95 लाख अभी, क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं आपको ना 1 महीने बाद दूंगा, आप इसको रखो बाद में ले जाना, बट ये इसको 95 लाख में यहाँ पे प्लेज कर देता है, तो 95 लाख इसको इंस्टेंटली मिल जाते हैं, भले ही 5 लाख इसका लॉस हुआ। फिर बैंक के पास जो ये होगा, ये जो फैक्टर है, ये बैंक है जो भी, ये बाद में वहाँ पे जाके 1 करोड़ ले लेगा, तो इसको मतलब ये जो इंस्टेंट देने में जो इसने सर्विस दी उसकी वजह से इसको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। क्या ये समझ आते हैं? इसको बोलते हैं फैक्टरिंग। इस तरह की फैक्टरिंग होती है, इसमें बैंक्स फैक्टर की तरह एक्ट कर सकते हैं ना। तो जो मतलब रिसीवेबल अमाउंट है उसको आप प्लेज कर देते हो, इनवॉइस, अनपेड इनवॉइस को प्लेज कर देते हो विद अ फैक्टर। फैक्टर मतलब कि जो ये सारी प्रोसेस में इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है, वो बैंक हो सकता है, वो कोई स्पेसिफिक कंपनी हो सकती है, समझ आता है, ये NBFC हो सकता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। इसके लिए स्पेसिफिक रेगुलेशन होते हैं। रेगुलेट कौन करेगा? ऑब्वियसली इट इज़ अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो RBI करेगा, है ना। और बेनिफिट क्या है? MSME वाले जो मतलब जनरली आपका ये सेलर्स होते हैं, उनको जैसे लॉन्ग पेमेंट साइकिल से बाहर निकालने के लिए, कि पेमेंट मान लो 5 महीने बाद देंगे, 6 महीने बाद देंगे, उसकी जगह आप इनवॉइस दे दो, मैंने बैंक में इकट्ठा कर दी, बैंक मुझे पूरा अमाउंट की जगह सिर्फ मान लो 92% अमाउंट दे दे, और बैंक बाद में 6 महीने बाद पेमेंट कलेक्ट कर ले, आपको इंस्टेंटली पैसा मिल गया, उसको बोलते हैं आपका फैक्टरिंग, है ना। फैक्टरिंग के लिए ही आपका एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, दैट इज़ ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम, है ना, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप अपना इनवॉइस बैंक के पास जाने की बजाय यहाँ पे आप इनवॉइस अपलोड करो, उसको ऑक्शन कर सकते हो, ताकि जो ये बंदा है उसको बैंक पे जाके तो मनमानी में, जैसे मान लो बैंक ने बोला 95 लाख ही दूंगा, तो मान गया एक ही जगह की, यार कौन बार बार भागे, यहाँ पे ऑक्शन कर सकता है, कोई बोलेगा 95 लाख दूंगा, कोई बोलेगा 96 लाख, तो इसको ना थोड़ा अच्छा रेट मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं ट्रेड्स, है ना, फैक्टरिंग, आपको ये समझना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड्स, है ना। बॉन्ड्स वर्सेस स्टॉक्स, दोनों ही कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब 1 साल से ज़्यादा
अब बॉन्ड्स क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है, क्या फ़र्क होता है? सबसे पहले स्टॉक्स मतलब कि शेयर, शेयर मतलब कि आपका कंपनी में शेयर है, आप कंपनी के हकदार हैं, भागीदार हैं, मतलब आप कंपनी के ओनर होते हैं। शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। बॉन्ड होल्डर्स आर जस्ट जिन्होंने लोन दिया है कंपनी को, बॉन्ड्स लेके कुछ पैसा दिया है, क्रेडिटर्स है ना, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, है ना। ये आपको समझना पड़ेगा, बॉन्ड होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ये आपको समझ आता है, ठीक है। अब देखो, अब ये सारी चीज़ें अगर समझ आती कि ये शेयर वाले ओनर्स होते हैं, ये क्रेडिटर्स होते हैं, मतलब ये सिर्फ लोन दिया है, इनका और कोई काम नहीं है, ये कोई ओनर नहीं है, इनने बस पैसा दिया है उधार पे, वापस लेना है इन्होंने जब ये अपना बॉन्ड प्लेज कर देंगे और पैसा इनको फेस वैल्यू मिल जाएगा ना। लेकिन शेयर ओनर्स हैं, तो ओनर क्या होता है, जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो ओनरशिप का मतलब क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, अगर लॉस है तो लॉस झेलो। तो बस इतने से आपका सारे आंसर हो जाते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं बॉन्ड होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में से, ओनर्स तो ये है, तो आप ये बताओ कि जब प्रॉफिट होगा तो इनको प्रॉफिट के हिसाब से अपना इनकम होगी, इनको फिक्स्ड इनकम है रिगार्डलेस ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट हो ना हो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको मिलती रहेगी। अगर इनका ऐसा है कि प्रॉफिट कम होगा तो नहीं कम मिलेगा, लॉस होगा तो लॉस होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मिलेगा, इनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो भी बराबर मिलेगा, फिक्स। ये तो देखो उधार दिया है, अब उधार दे दिया, उनको तो अपना उधार की जो भी कंडीशन थी उससे मतलब है। अब आगे बंदे ने अगर अपनी कैपेसिटी से कुछ अच्छा बना भी लिया तो ऐसा नहीं बोल सकते कि यार मैंने तेरे को 10,000 दिए थे तो तूने अब अगर 500 करोड़ की कंपनी शुरू कर दी है तो तू उसमें मेरे से 250 करोड़ दे, नहीं। 10,000 दिए थे मान लो, तो अगर 5% का इंटरेस्ट रेट फिक्स जो भी 10% वो आपने वापस कर दिया, उसको बोलते हैं बॉन्ड होल्डर्स वगैरह, है ना। ये आपको समझना पड़ेगा। इसमें ये ओनर्स हैं तो इनकी कंपनी में जनरली वोटिंग राइट्स भी होते हैं, इनके नहीं होते। ये ओनर्स थोड़ी ना है, ये क्यों वोटिंग करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट है ये सब में, है ना। ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो रिस्क किसका ज़्यादा है, स्टॉक ओनर्स का ज़्यादा है रिस्क, क्योंकि ये ओनर्स हैं, प्रॉफिट नहीं हुआ लॉस हुआ सारा देखना पड़ेगा, इनको तो फिक्स है भाई, ये ओनर नहीं है, सिर्फ उधारी दी है तो इनको तो नो रिस्क। क्या ही समझ आता है, बस यही है। और अगर मान लो कुछ ना करना, मान लो कंपनी दिवालिया हो गई और कंपनी के एसेट बेचने पड़ रहे हैं ताकि पैसा चुकाना पड़े, जिनसे पैसा उठाया है, स्टॉक में उठाया है चाहे बॉन्ड्स में उठाया है, तो सबसे पहले किनको पैसा भरपाई होगी, बॉन्ड्स वालों को, क्योंकि ये उधार है, इसको चुकाया जाएगा। अरे ये तो अपने घर के हैं, स्टॉक शेयर होल्डर्स तो सारे अपने घर के हैं मिले जुले, इनको तो बाद में पैसा दे देंगे, नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं, ये तो ओनर थे, इनको तो बराबर लॉस झेलना पड़ेगा साथ साथ, है ना। क्या ही समझ आता है बॉन्ड्स और शेयर्स में फ़र्क। नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड्स के टाइप की। बॉन्ड्स होते हैं, एक तो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, एक होते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड। कूपन मैंने आपको बताया था, कूपन क्या होता है, इंटरेस्ट रिलेटेड है। कूपन रेट बोलते हैं इंटरेस्ट रेट ऑफ द बॉन्ड, है ना, एक हाई फाई सी टर्म है इंटरेस्ट के लिए। तो बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट रेट है उसको कूपन रेट ही बोलते हैं। तो कूपन बॉन्ड्स मतलब कि जिन बॉन्ड्स पे फेस वैल्यू के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलता रहे कुछ टाइम पे, है ना। एक तो हो कि आपने 80 रुपये में बॉन्ड खरीदा, बॉन्ड की फेस वैल्यू थी 100 रुपीज़, आप बाद में इसको वापस बेच दोगे, 100 रुपये आपको मिल जाएंगे, तो 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया डायरेक्ट फेस वैल्यू की वजह से। एक होता है कि आपको ना 10% इंटरेस्ट भी साल का मिलता जा रहा है, तो वो होता है कूपन रेट। तो ऐसे बॉन्ड्स जिन पे इंटरेस्ट ही मिले उसको बोलते हैं कूपन बॉन्ड्स, जिन पे सिर्फ आपको फेस वैल्यू और प्रिंसिपल ये सब मिले और इंटरेस्ट ना मिले एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं जीरो कूपन, मतलब 0% इंटरेस्ट रेट, नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड यील्ड। अब ये तो नाम से पता चल रहा है, बॉन्ड के लिए सबसे पहले होती है, बॉन्ड की होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जो फाइनल, जो उस प्राइस पे आपका जो जिसने बॉन्ड इशू करा है वो आपको फाइनली देगा। मान लो 100 रुपये अगर इस बॉन्ड की फेस वैल्यू है, तो फाइनली जब सेटलमेंट होगी, तो मान लो गवर्नमेंट ने अगर ये बॉन्ड इशू किया है, तो आप गवर्नमेंट को जब ये बॉन्ड दोगे तो आपको 100 रुपये मिलेंगे। लेकिन इशू ये 100 रुपये पे नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट अगर बंदा खरीदेगा क्यों, अगर 100 रुपये पे खरीदे 100 रुपये बेचे तो प्रॉफिट ही नहीं। तो गवर्नमेंट 100 रुपये का बॉन्ड 80 रुपये में इशू करेगी, 90 रुपये में इशू करेगी, बाद में ये बंदा वापस जाएगा, इसको फेस वैल्यू के बराबर मिलेगा, तो इसको 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपये का, तो इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, कि जो मेच्योरिटी पे प्रॉमिस्ड है कि 100 रुपये देंगे, है ना, जो बॉन्ड की वैल्यू मतलब फाइनल मेच्योरिटी पे। एक होता है कूपन रेट जो इंटरेस्ट रेट, एक होता है बॉन्ड का प्राइस। अभी के टाइम पे इसका प्राइस क्या है, 100 रुपये तो इसकी फेस वैल्यू है, लेकिन 80 रुपये में बिका ना, वो बॉन्ड प्राइस है। अब क्या होता है, ये प्राइमरी है, गवर्नमेंट ने दिया, ये प्राइमरी मार्केट। अब मतलब आरबीआई ने इसके गवर्नमेंट के बिहाफ में, अब ये आपस में, ये होल्डर वन, अब ये कोई नेक्स्ट बायर वन, है ना, ये इसको बेच दें। गवर्नमेंट ने बोला है 3 साल बाद आना, इसको चाहिए यार, मुझे तो अभी पैसे चाहिए, ये इसको बेच दे, वो अगले को बेच दे, वो अगले को बेच दे, वो बाद में गवर्नमेंट को बेच दे।
इसी को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। जस्ट लाइक स्टॉक एक्सचेंज, जब आईपीओ इशू होता है ना प्राइमरी मार्केट में, फिर वो ट्रेड करता है किसमें, स्टॉक एक्सचेंज में, एक दूसरे शेयर खरीदते बेचते। मेरे पास शेयर था, मैंने अपना शेयर किसी और को बेच दिया, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट की ट्रेडिंग। क्या ये समझ आता है? प्राइमरी मतलब आईपीओ वगैरह ये सब। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो उस बॉन्ड की ना, जैसे मान लो 100 रुपये का बॉन्ड था, मैंने खरीदा 70 रुपये में। अब मुझे लगा यार मेरा पैसा 100 रुपये, 70 रुपये मैंने यहाँ दे दिया, मेरे को 100 रुपये मिलना है, 30 रुपये का प्रॉफिट होगा, लेकिन 5 साल बाद होगा मान लो। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो मेरे पास कुछ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई, जैसे मान लो कि गोल्ड के प्राइसेस अच्छे खासे चल रहे हैं, स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा बूम है, तो मैं ना यहाँ पे 70 रुपये मेरा फंसा हुआ है यार 5 साल के लिए, वो मिल जाता ना, तो यहाँ पे तो 30 रुपये का ही प्रॉफिट होता है, यहाँ शायद 70 रुपये से 700 बन जाते। तो अगर ऐसा कुछ करना है तो मैं फंसा हुआ हूँ, तो मैं गवर्नमेंट का वेट नहीं करूँगा, मैं किसी और को बेच दूंगा। अब कोई और बंदा, अब डिपेंड करेगा, अगर उस बॉन्ड की अच्छी खासी डिमांड है, मतलब देखो जिस चीज़ की डिमांड अच्छी खासी होती है, सारे लोग खरीदना चाहते हैं, तो उसके भाव बढ़ते हैं मतलब 70 रुपये की चीज़ मैंने तो 70 में खरीदी, मैं उसको 80 रुपये में बेच दूँ तो भी ये बंदा खरीद लेगा, क्योंकि हो सकता है डिमांड अच्छी हो, लो रिस्क हो ये सब गवर्नमेंट, और उसको लगता हो कि स्टॉक में कोई फ़ायदा नहीं है, इसी में जाओ भाई बच के रहो, 20 रुपये ही सही, मेरे को इतना ही चाहिए है ना, तो वो 80 में खरीद ले, उसको 20 रुपये प्रॉफिट से संतुष्ट हो। कई बार क्या होता है कि मान लो सबको ही स्टॉक मार्केट में फ़ायदा दिख रहा है और बॉन्ड की कोई डिमांड ही नहीं है, तो इस बंदे को 70 रुपये में इसने खरीदा था, इसको 60 में बेचना पड़ जाए 10 रुपये के लॉस पे, कि यार चलो छोड़ो 60 रुपये ही सही मिले तो सही, क्योंकि बॉन्ड की कोई वैल्यू ही नहीं है अभी के टाइम पे, सबको तो स्टॉक पसंद है। तो इसको बोलते हैं बॉन्ड के प्राइस में मैनिपुलेशन जब होता है ना, तो बॉन्ड का प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट मतलब यील्ड है ना। अब जैसे मान लो अगर बॉन्ड की डिमांड अच्छी खासी है, अब मैं आपको समझाता हूँ, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है, बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाए मतलब कि सबको चाहिए, तो बॉन्ड का भाव बढ़ जाएगा, बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो 70 रुपये में खरीदा है, मैं 80 रुपये में बेचूंगा, मैच्योरिटी तो 100 रुपये पे मेरे को कर, तो कोई और उसको 90 रुपये में खरीदेगा, कोई और उसको 95 रुपये में खरीदेगा, तो फाइनल बंदे को सिर्फ 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मतलब ओरिजिनल बंदे को 30 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है, इसको सिर्फ 5 रुपये का, तो बॉन्ड यील्ड क्या हुई, कम हुई। क्या ये समझ आता है? लेकिन अगर बॉन्ड का जैसे डिमांड कम होती है, ठीक है, तो बंदा यार डिमांड कम है तो भाव भी कम होगा, बॉन्ड का प्राइस भी कम होगा, 70 रुपये वाला सोचेगा यार कोई ना सही 60 रुपये में बेच देता हूँ, वैसे भी ये बॉन्ड का कोई फ़ायदा नहीं है रखने का, इससे अच्छा 60 रुपये मिल जाए स्टॉक मार्केट में। तो ये जो दूसरा बंदा जिसने 60 रुपये में खरीदा होगा ना, 70 रुपये वाले को 100 रुपये मिलने थे, 70 रुपये इन्वेस्टमेंट में, 60 रुपये में खरीदा इसने, इसको भी 100 रुपये ही मिलेंगे, लेकिन इसको 30 मिलने थे, इसको अब 40 मिलेंगे, मतलब इसके लिए बॉन्ड यील्ड बढ़ गई, तो इसलिए बॉन्ड डिमांड कम हुई तो बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। ये आपको समझना पड़ेगा ना, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, थोड़ा रिवीजन में तो ये इजी होना चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा ये वीडियो सीरीज़ देखना, ऑब्वियसली इट विल बी लाइक absurd, इवन आपको शायद मुझसे नफरत हो कि ऐसे क्यों समझा रहा हूँ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपने साल भर पढ़ा है, तो आप रिवीजन में ये आपको बहुत अच्छे से क्लिक करेगा ना। तो बॉन्ड यील्ड क्या हुआ फिर, कूपन रेट, और आपका कैसे वो विद रिस्पेक्ट टू द बॉन्ड प्राइस है ना। कूपन रेट तो फिक्स होता है कि गवर्नमेंट ने बोला है भाई इतने पे मैं दूंगा, इतना फाइनल फेस वैल्यू होगी, और मेच्योरिटी पे, और आपका बॉन्ड प्राइस जो होता है वो वेरिएबल होता है डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द बॉन्ड है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। तो हायर डिमांड ऑफ द बॉन्ड, हायर प्राइस, लो यील्ड है ना, लो डिमांड ऑफ द बॉन्ड, लो प्राइस, हाई यील्ड है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये याद रखना, ये प्रीलिम्स में आ सकता है डायरेक्टली है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, ये थे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, अभी तक सारे हमने करे थे, और लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, जी, सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड्स, इनको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं कि इन बॉन्ड्स का जो प्राइस है वो लिंक्ड होता है गोल्ड के साथ, गोल्ड के प्राइस के साथ, कि मान लो मैं गोल्ड ना दे के आपको एक बॉन्ड दे दूं कि आप आ जाना 5 साल बाद, आपको इतने ग्राम गोल्ड के बराबर प्राइस जो होगा उतना पैसा मैं दे दूंगा, इंस्टेड ऑफ कूपन रेट है ये सब, उसको बोलते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे जो मार्केट में गोल्ड की डिमांड कम होती है तो इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, तो इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व पे मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट ये सब कंट्रोल होता है। बिकॉज क्या होता है, अब मैं अगर फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने से अच्छा अगर सेम मुझे रेट एक बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से मिल रहा है, कि भाई गोल्ड के प्राइस के साथ लिंक है, आप खरीद लो 10 ग्राम गोल्ड के हिसाब से पैसा दे दो,
सेम आपको 5 साल बाद इस बॉन्ड को आके दे जाना, 10 ग्राम गोल्ड का बॉन्ड है ये, आप बाद में उसको ले लें। आपके पास एक्चुअल गोल्ड तो आया नहीं ना, आपने बाहर से मंगाना पड़ा, बस जो आपका जो भी ट्रांजेक्शन हुई वो गोल्ड के हिसाब से लिंक हुई, तो इसको बोलते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा इशूज़ है। सोवरेन बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो सेंट्रल आपका अथॉरिटी या गवर्नमेंट या इन सब के द्वारा जो है वो इशू होते हैं ना, ये आपको पता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, मतलब कि इसमें जो आपका कूपन रेट होता है, इंटरेस्ट रेट, वो इन्फ्लेशन के साथ लिंक होता है। मान लो इन्फ्लेशन अगर 6% है तो कूपन रेट ऐसे बोलेंगे कि इसका इंटरेस्ट रेट ना वेरिएबल होता है, कूपन रेट वेरिएबल होता है, मतलब कि फिक्स नहीं होगा। इट विल बी समथिंग इन्फ्लेशन रेट प्लस X%। तो इससे क्या होगा कि अगर इन्फ्लेशन 6% है तो मान लीजिए +2% हो अगर, तो आपको कूपन रेट 8% मिलेगा। अगर 7 इन्फ्लेशन रेट है तो ऑटोमेटिकली 9%। तो इससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग में हेल्प मिलती है बॉन्ड होल्डर को, कि अगर इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन से बचाव मिलता है जिसने ये बॉन्ड का जो जिसने होल्ड करके रखा होता है उसको, है ना। तो मतलब इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के लिए लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट आपको पता है, मैंने बताए थे, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। लोकल बॉडीज़ के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनीज़ के लिए लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में आपका बॉन्ड्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, ठीक है। बॉन्ड्स आपका सिक्योर्ड होते हैं, डिवेंचर्स भी सेम होता है, दोनों सेम है, बस ये अनसिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड मतलब यहाँ पे कोलेट्रल प्लेज होता है, यहाँ पे कोलेट्रल प्लेज नहीं होता, मतलब प्लेज इन द सेंस मतलब बैकिंग होती है इस बॉन्ड को, कोई एसेट या कोई कोलेट्रल जो है कंपनी का एसेट जो है उसकी बैकिंग होती है। तो इससे इन्वेस्टर को लो रिस्क होता है, डिबेंचर में थोड़ा हाई रिस्क होता है क्योंकि इस पर कोई एसेट की बैकिंग नहीं होती कंपनी की, और ये सोलली कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है, क्रेडिट वर्दीनेस है और रेपुटेशन पे है, उस पर बेस्ड होता है। तो इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है बिकॉज इसमें कोई एसेट की बैकिंग नहीं होती। नेक्स्ट होते हैं हाइब्रिड बॉन्ड्स। अब हाइब्रिड बॉन्ड्स क्या होते हैं? मिक्सचर बॉन्ड्स और इक्विटी या स्टॉक का, मतलब कि आप कोई कन्वर्ट कर सकते हो। आप बॉन्ड लिया, आपको लगा कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा फायदा और आप उसको शेयर की तरह कन्वर्ट कर दो, है ना, उसको बोलते हैं। या इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ऑप्शनली फुली कन्वर्टिबल डिवेंचर या फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, है ना, ये सेम होता है, ये आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो कन्वर्ट कर पाओगे तो देखो स्टॉक होता है, बॉन्ड्स होते हैं, बीच में कहीं ये लाई करते हैं, तो सारा जो भी हमने रिस्क वगैरह वो सारा आप इसमें मीडियम जगह पे आप रख सकते हो कि इनसे थोड़ा कम रिस्क, इनसे थोड़ा ज़्यादा रिस्क, इनसे थोड़ा ज़्यादा ओनरशिप, इनसे थोड़ा कम ओनरशिप, लिक्विडेशन पे फर्स्ट राइट इनसे थोड़ा कम, इनसे थोड़ा ज़्यादा, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, रिवीजन आपको पता होगा ना। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। तो ये होते हैं, ये बॉन्ड्स है जो फॉरेन करेंसी में इशू होते हैं, बट आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू इंडियन इक्विटी, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ, क्योंकि ये कुछ प्रीमियम सी चीज़ है ना बॉन्ड्स, और अब नॉर्मल बॉन्ड हो या ये वाला कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल में आप बॉन्ड से स्टॉक बना सकते हो, स्टॉक से बॉन्ड बना सकते हो, है ना। तो क्योंकि ये कन्वर्टिबल है तो इसका ना इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, बिकॉज ये थोड़ा ना अट्रैक्टिव ज़्यादा है कि बॉन्ड से आप स्टॉक बना दो, ज़्यादा फायदा हो गया, तो इंटरेस्ट थोड़ा कम देते हैं। ये थोड़ा लो रिस्क है तो इंटरेस्ट कम होता है, ये थोड़ा ऑप्शनली कन्वर्टिबल है तो आपने स्टॉक में कन्वर्ट किया तो रिस्क आ जाता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है, इंटरेस्ट भी ज़्यादा हो सकता है। क्या ही समझ आता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस बॉर्डर बॉन्ड्स, जिसमें सबसे पहले आता है मसाला बॉन्ड्स, है ना। मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं? देखो कुछ नहीं है, नाम से पता चल रहा है, ये वो बॉन्ड्स होते हैं जिनको इंडियन रुपीज़ की डिनोमिनेशन में इशू करा जाता है, रिपे भी वैसे ही किया जाता है, फॉरेन करेंसी में नहीं, रुपी डिनोमिनेटेड होते हैं ना, ये आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये इंडियन रुपी डिनोमिनेशन में ही इशू और रिपे होगा, तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर के लिए बात कर रहा हूँ, है ना, इशू और रिपे फॉरेन इन्वेस्टर, ये वो बॉन्ड्स होते हैं जिनमें फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें जो बॉन्ड का करेंसी कन्वर्जन रिस्क होता है वो इस पे आता है, ना कि इस पे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो गलती से रुपी अगर डिप्रिशिएट कर गया तो इन्वेस्टर को अपनी होम करेंसी में कम पैसा मिलेगा, है ना। लेकिन इंडियन इशूअर का क्या है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपना, जैसे आप ये सोचो कि उसको जो पहले पैसा मिल गया जिस टाइम पे, बाद में फ्लक्चुएशन हुआ उसका सारा लॉस आपको बाद में, क्योंकि देखो मैंने नहीं बोला कन्वर्ट क्या होगा, देखो मैंने बोला 100 रुपये का बॉन्ड है, मैंने इशू कर दिया किसी फॉरेनर को, मैं बाद में 110 रुपये दे दूंगा, मेरा फिक्स है। अब उसका डॉलर चाहे पहले 100 रुपये था, अब चाहे 150 रुपये हो जाए, वो उसकी हेडेक,
मेरे को तो इंडियन रुपी में फिक्स मिल रहा है तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं मसाला बॉन्ड्स, है ना। इसमें करेंसी का रिस्क जो होता है वो फॉरेन इन्वेस्टर पे सर पे आ जाता है ना। और इसको लॉन्च कौन करता है? मसाला बॉन्ड्स आर लॉन्च्ड बाय आईएफसी ऑन बिहाफ ऑफ आपका मतलब इंडिया, है ना। ये आपको समझना पड़ेगा। आईएफसी क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, वर्ल्ड बैंक का एक आर्म है। आपको पता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो सारे पार्ट है ना, जैसे आपका आईबीआरडी, आईडीए, आईसीएसआईडी, उसमें एक आईएफसी भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। मसाला बॉन्ड्स है, रेगुलेट करेगा आरबीआई अंडर द सेबी नॉर्म्स, है ना। ये आपको समझना पड़ेगा। सेम इसी तरह का आईएनआर मसाला बॉन्ड, सेम महाराजा बॉन्ड, पांडा बॉन्ड, कंगारू बॉन्ड, समुराई बॉन्ड, इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। समुराई जापान, यंकी यूएस, कंगारू ऑस्ट्रेलिया, चाइना, पांडा, है ना। ये सारा आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल पर्पज़ में, कि ये बॉन्ड्स इशू होते हैं क्योंकि इनमें जो पैसा मिलेगा इशू करने वाले को, वो कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। क्या ये समझ आता है? सबसे पहला ग्रीन बॉन्ड्स। ये जो बॉन्ड्स हैं, इससे जो पैसा जिस इशूअर को मिलेगा, बॉन्ड इशूअर को, वो उसको सिर्फ एनवायरनमेंट बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ पे स्पेंड करेगा, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्ट, जैसा नाम वैसा बॉन्ड। ब्लू बॉन्ड मतलब कि वो पैसा स्पेंड होगा मरीन प्रोजेक्ट्स, है ना, क्लीन वाटर, मरीन कंजर्वेशन, फिशरीज। सोशल बॉन्ड मतलब कि वो पैसा स्पेंड होगा सोशल आउटकम्स के लिए, पॉजिटिव सोशल आउटकम्स के लिए, लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी एक्सेट्रा, है ना। ट्रांजिशन, ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा नया है। ट्रांजिशन बॉन्ड मतलब कि वो इशूअर इस पैसे को यूज़ करेगा। ये इशूअर पहले मान लो कार्बन इंटेंसिव कंपनी था एक, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें करता था जिससे इन्वायरमेंट को हार्म हो। अब वो ट्रांजिशन कर रहा है अपनी कंपनी का टू क्लीनर साइड, तो वो उस चीज़ के लिए, क्लीनर ऑपरेशन के लिए उसको यूज़ करेगा। नाम से पता चल रहा है ट्रांजिशन बॉन्ड्स मतलब कि पहले जो कंपनी पॉल्यूशन वाली एक्टिविटीज़ करती थी, कार्बन इंटेंसिव, वो अब अपने ऑपरेशंस को क्लीन करना चाहती है, तो उन सारी चीज़ों के लिए जो पैसा यूज़ करेगी उसको बोलते हैं ट्रांजिशन बॉन्ड्स, क्योंकि मतलब अपना नेचर ट्रांजिट कर रही है ना। ये नई सारी, ये थोड़ी चीज़ नई थी ट्रांजिशन बॉन्ड्स, इसको याद रखना है, बाकी सारी चीज़ तो आपको पता होंगी, है ना। नेक्स्ट होता है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड, ZC/ZP बॉन्ड। अब ये देखो, इस बॉन्ड से अगर जब इशू करेंगे तो जो बॉन्ड से पैसा जाएगा, ना तो उस पे इशूअर बाद में इंटरेस्ट देगा बॉन्ड होल्डर को, बॉन्ड जिसके पास है उसको ना तो इंटरेस्ट मिलेगा, ना ही उसको उसका पैसा वापस मिलेगा। मतलब इस बंदे ने दान कर दिया क्या? हाँ, इट इज़ अ टाइप ऑफ डोनेशन। ZC/ZP इज़ अ टाइप ऑफ डोनेशन। फिर इसको बॉन्ड की तरह क्यों, डायरेक्ट डोनेशन क्यों नहीं? क्योंकि मतलब अकाउंटेबिलिटी हो। अगर बंदे के पास बॉन्ड है तो उसको पता होगा कि मेरा पैसा गया है, तो वो बाद में उस पर क्वेश्चन कर सकता है कि कहाँ यूज़ किया, क्या नहीं किया, ना। तो जो बड़े बड़े इंडिविजुअल्स होते हैं, वेल्दी इंडिविजुअल्स, वो ZC/ZP बॉन्ड के हिसाब से उसको लेके अपना डोनेशन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट डोनेशन, है ना। ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड। ये कैसे बॉन्ड होते हैं? तो ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो आपका इंश्योरेंस कंपनीज इशू करती हैं फंड्स रेज करने के लिए। यहाँ पे सेम कंडीशन, नाम से पता चला कैटास्ट्रॉफ, बस थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या होता है, रेगुलरली इंटरेस्ट सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर गलती से कोई कैटास्ट्रॉफ, मतलब कि कोई ऐसा डिज़ास्टर हो गया, तो आपका इन्वेस्टर को प्रिंसिपल वापस नहीं मिलेगा। क्या ही समझ आता है? तो इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी होती है ना कि कई बार जैसे कैटास्ट्रॉफ होता है तो उनको इंश्योरेंस क्लेम देना पड़ता है, तो वो क्लेम कहाँ से देंगी? इन्हीं बॉन्ड्स के पैसे से देंगी। क्या ही समझ आता है? कोई कैटास्ट्रॉफ हो गया, कोई किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो गई, तो वो सारी चीज़ों में जब क्लेम देना पड़ता है तो वो यहाँ से पैसा उठा के वहाँ दे देंगे, है ना। तो ये होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सोलिडेटेड सिंकिंग फंड, है ना, या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, है ना। ये याद रखना है, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड स्टेट गवर्नमेंट का बफर फंड होता है फॉर बॉन्ड्स रिपेमेंट, है ना। और ये आपका आरबीआई के साथ मेंटेन करना पड़ता है। मतलब कि देखो, बॉन्ड्स काफ़ी सारे इशू करे हैं, कल को पैसा भी लौटाना है, तो ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट कल को पैसा ही नहीं लौटा पाए, इसीलिए कुछ परसेंटेज ऑफ द पैसा आपका इस फंड में रखना पड़ता है विद आरबीआई, ताकि कल को कोई इशू ना हो, है ना। सेम कंपनीज़ के लिए होता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होता लिस्टेड कंपनीज़ के लिए या एनबीएफसी के लिए। दैट इज़ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, है ना। सेम ही है, दोनों सेम ही तरह के हैं कि मतलब बफर फंड होते हैं ना बॉन्ड रिपेमेंट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं आपका शेयर्स के कुछ टाइप की, जैसे स्वेट इक्विटी। इक्विटी शेयर सेम ही रखो आप, है ना, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है प्रीलिम्स के लिए। स्वेट इक्विटी क्या होता है? स्वेट इक्विटी मतलब नाम से पता चल रहा है ना, पसीने की कमाई। मतलब कि ये शेयर्स कंपनी अपने ही एम्प्लॉयज़ को इशू करती है।
in recognition of their hard work, in their technical know-how, in their value addition to the company, instead of paying them cash. मैं कंपनी अगर ओनर हूँ, मेरे पास अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, 5-10 सालों से सर्विस कर रहा है, इतनी अच्छी मेहनत कर रहा है, तो मैं उसको ना बोलूँगा कि यार मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, चल ठीक है, कैश डायरेक्टली देने की जगह, क्योंकि कैश में काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं, मेरे पास होना आ गया, लेकिन मेरे पास शेयर्स हैं, तो मैं ठीक है 2 शेयर्स दे देता हूँ, कल को क्या पता शेयर की वैल्यू बढ़ गई। तो उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी, कि अपने खून पसीने के बदले जो एम्प्लॉयज़ को कंपनी, उसी कंपनी के शेयर्स देती है, उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनीज़ की। तो कंपनीज़ के टाइप्स, लिस्टेड कंपनीज़, अनलिस्टेड कंपनीज़। लिस्टेड कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, अनलिस्टेड जिनके ट्रेड नहीं होते। क्या ये समझ आता है? ठीक है। फिर बात करते हैं इन्वेस्टर टाइप की। इन्वेस्टर होते हैं जैसे एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर एंजल की तरह, मतलब एक, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, एंजल क्या होते हैं? एंजल मतलब कुछ हेल्प करते हैं। तो ये वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी बहुत अच्छी मतलब नेटवर्थ होती है, जो इन्वेस्ट करते हैं इन अपनी पर्सनल मनी इन द स्टार्टअप्स इन द अर्ली स्टेज। तो वो क्या हुआ है, उस कंपनी के लिए एक फरिश्ता हुआ है ना, एक कोई स्टार्टअप है हो रहा है, मान लो स्टार्टअप, उसमें जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो इसके लिए तो वो फरिश्ता हुआ ना, उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर, है ना। समझ आता है? ऑफन इट इज़ ऑफन द फर्स्ट एक्सटर्नल इन्वेस्टर दैट विल ऑल्सो प्रोवाइड द मेंटरशिप, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं वेंचर कैपिटल फंड्स। देखो ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, ये सेम होता है, ये भी इनिशियल स्टेज में स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है, लेकिन दिस इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड पता है ना, जिसमें फंड मैनेजर होता है, मनी पूलिंग होती है, फिर वो इन्वेस्ट करता है ना। तो ये सारी चीज़ें, देखो दोनों चीज़ें सेम है। एंजल इन्वेस्टर जो काम करता है वही कैपिटल फंड्स भी करते हैं, वेंचर कैपिटल फंड, लेकिन वो एक सिंगल बंदा कर रहा है, यहाँ पे एक बड़ा फंड कर रहा है ना। ये आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पे अपने पैसे से कर रहा है, यहाँ पे वो मनी पूल करके उस पैसे को लगा रहा है ना। नेक्स्ट बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डिटेल आपको पता है, हम आप ये सब है ना, जो आपका नॉर्मल ऑर्डिनरी इंडिविजुअल होते हैं जो अपनी पर्सनल सेविंग्स लगाते हैं। इंस्टीट्यूशनल मतलब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, जो मतलब बहुत अच्छा खासा पैसा लगाती है, एक पूरी इंस्टीट्यूशन है उसको लेके, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं शेयर्स इशूइंग की। तो सबसे पहले आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फॉर द फर्स्ट टाइम जब कंपनी एंटर स्टॉक मार्केट, तो वो जब शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू करती है, फ्रेश कैपिटल उस जो कंपनी को मिलता है, उसके बदले जो अपनी जो प्रोमोटर अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट करते हैं, उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लेकिन अगर मान लो मुझे दोबारा पैसा उठाना है, तो उसको उस वही कंपनी जब सेकेंड टाइम अपने शेयर इशू करेगी, उसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, है ना। समझ आता है? नेक्स्ट बात करते हैं ऑफर फॉर सेल। कोई कंपनी का एग्जिस्टिंग ओनर, शेयर ओनर, अपने शेयर मतलब सेल पे, कि पब्लिक को सेल पे कर दे, है ना। मतलब कि वो अपना जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर है वो अपने खुद के शेयर पब्लिक को दे दे। इससे कोई कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं है, वो प्रोमोटर को बस अपना ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी थी और उसको पैसा मिल जाएगा। ये आपको समझ आता है? नेक्स्ट बात करते हैं एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, है ना। ये क्या है? इंडिया की कोई कंपनी अगर यूएस के, मतलब जैसे आपका स्टॉक एक्सचेंज में है ना, नैस्डैक में, अगर मान लो ऐसे लिस्ट होना चाहती है, जिस अपने स्टॉक को ट्रेड करवाना चाहती है, तो डायरेक्टली लिस्ट ना होके वो क्या करेगी, यूएस में कस्टोडियन बैंक है उसके पास अपने शेयर दे देगी, वो उसके बदले एक रिसीट, डिपॉजिटरी रिसीट, और उसको फिर वो ट्रेड करवाएगा एज शेयर, है ना। उसको फिर वो लिस्ट करवाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट ये होता है ना। इंडिया की कंपनीज अगर बाहर के एक्सचेंज में अपने स्टॉक को मतलब ऐसे ट्रेड करवाना चाहती हैं इन डॉलर्स, बट वो डायरेक्टली ना ट्रेड करवा के किसी कस्टोडियन बैंक को अपने शेयर देती हैं, वो बैंक फर्दर वो जो डिपॉजिटरी रिसीट होती है उसको उन शेयर के बदले वहाँ पे अपना ट्रेड करवाता है। ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, एनएसई, बेसिक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई याद रखना है क्योंकि इसके 150 साल पूरे हुए हैं ना। ये आपका 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था, 150 साल पूरे हुए हैं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। और ये आपका एनएसई 1992 में। अब याद क्या क्या रखना है बीएसई में, आपको पता भी होगा, इट इज़ ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया एंड 10th ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, है ना। और इसका बेंचमार्क इंडेक्स क्या होता है, सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स। इट कंप्राइजेज 30 मोस्ट एक्टिवली ट्रेडिंग कंपनीज, है ना। जो यहाँ पे मतलब बीएससी पे, बीएससी का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो है बोल्ट, बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम, ये भी आपको याद रखना है। एनएससी की अगर मैं बात करूँ तो एनएससी का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 50,
जो टॉप 50 कंपनी जो होती है मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड, उनके हिसाब से वो आपका इंडेक्स बनता है। और एनएससी का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है नीट, NEAT, जिसका मतलब है नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, है ना। तो ये दोनों ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको पता होना चाहिए। डिपॉजिटरी की बात करते हैं। डिपॉजिटरी क्या होती है? जो शेयर्स, देखो पहले क्या होता था, शेयर्स मटेरियल फॉर्म में होते थे ना एज अ पेपर। अब क्या होते हैं, ऑनलाइन आप शेयर, तो वही ऑनलाइन शेयर के बदले कंपनीज अपने पास जैसे डीमैट फॉर्म में जो रखती हैं उसको बोलते हैं, डीमटेरियलाइज फॉर्म में जो रखती हैं उनको बोलते हैं डिपॉजिटरीज। जैसे NSDL हो गया, CDSL हो गया, NSDL नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। NSDL किसके अंडर आता है, मतलब कौन प्रमोट करता है? NSE प्लस HDFC प्लस IDBI प्लस UTI, है ना। ये CDSL को कौन प्रमोट करेगा? BSE प्लस HDFC प्लस LIC एक्सेट्रा। ये आपको पता होना चाहिए। और इनको रेगुलेट कौन करता है इन सबको? सेबी। कौन करता है? सेबी, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फंड्स की, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट फंड्स में आते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का पैसा एक फंड मैनेजर पूल करता है, जैसे सबसे 10-10 हज़ार लिए, फिर उसको लगा दिया, अपना पैसा लगा के और उनके पैसे को मैनेज करना, है ना, फंड मैनेजमेंट। ये आपको समझ आना चाहिए। इसमें कई टाइप के फंड्स होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, जिन फंड को आप एक्सचेंज पे ट्रेड करवा सकते हैं, जस्ट लाइक रिसीट्स। और फिर आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, जिसमें आपका मनी जो भी पूल होगा वो आपका रियल एस्टेट में जाएगा इन्वेस्ट होने के लिए। फिर आपका ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी खुद की वैल्यू कुछ नहीं होती, उनकी वैल्यू डिराइव होती है किसी और एसेट की वैल्यू से, जैसे शेयर, बॉन्ड, कमोडिटी, करेंसी, है ना। तो इसमें कौन कौन आता है? जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शंस में आपका कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। अब देखो आपको डिटेल में नहीं पूछेंगे, इट इज़ नॉट अ स्टॉक मार्केट एग्जाम। प्रीलिम्स में आपको डायरेक्टली पूछेंगे कि भाई डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जिनकी खुद की वो कोई वैल्यू नहीं होती, डिराइव वैल्यू करते हैं किसी और फर्दर एसेट से। फ्यूचर्स क्या होते हैं? जैसे मान लो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं कि मैं ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैं आपसे ना 3 दिन बाद ये चीज़ इतने प्राइस पे खरीदूंगा। इससे फ़ायदा क्या होता है पता है? अब मैं आपको डिटेल में स्टॉक मार्केट नहीं समझाना चाहता, बट आप ये समझो फ्यूचर मार्केट में क्या होता है। मान लो मैंने बोला भाई मैं 5 kg प्याज आपसे 100 रुपये में खरीदूंगा। कितने में? 100 रुपये में खरीदूंगा। इस बंदे ने सोचा वाह यार, आज तो प्याज 80 रुपये है, 5 दिन बाद भी 80 रुपये रहेगा, मेरे को 20 रुपये के हिसाब से कितना प्रॉफिट होगा आप समझ सकते हैं ना, पर केजी के हिसाब से। लेकिन हो गया गया, मैंने इसलिए बोला इसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कर क्योंकि मुझे पता है कि 5 दिन बाद हो सकता है प्याज का रेट 200 हो जाए। अब क्या होगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है, अब प्याज का रेट भले ही 200 हो जाए, मैं इससे तो 100 रुपये में ही लूँगा पर केजी। अब 100 रुपये में इससे लिया, इसको तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? फिर भी मैं जो प्याज मुझे आज 200 में मिलना है 3 दिन बाद, तो मुझे 100 रुपये में मिल गया। इसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ताकि आप ना चीज़ों में प्रॉफिट कमा सको। ये सारी चीज़ें है ना, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स क्या होते हैं? फ्यूचर्स वही सेम चीज़ें होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो सकती हैं, जस्ट लाइक फिजिकल ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा। इसमें ऑप्शन होता है, आप स्ट्राइक प्राइस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं कि एक फिक्स प्राइस आप डिसाइड करते हो, वो रीच करेगा तो आप कॉल बाई करते हो, अगर वो रीच नहीं करेगा उससे उल्टा जाएगा तो पुट बाई करते हो। ये सारी चीज़ें है ना, फिर आप ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप क्या होता है? ये कंट्री 1, ये कंट्री 2 दोनों बोलती हैं भाई कल को मान लो इसकी करेंसी है करेंसी 1, इसकी करेंसी है करेंसी 2, मान लो US डॉलर के हिसाब से इसकी करेंसी कल को वीक पड़ जाती है, तो ये तो देश मतलब काफ़ी ज़्यादा करेंसी क्राइसिस हो जाएगा या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्राइसिस हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट करके रखते हैं कि भाई मैं ना, हम दोनों आपस में मान लो अभी मैं 10 मिलियन US डॉलर का कॉन्टैक्ट करके रखते हैं कि कभी भी ऐसा क्राइसिस आया तो हम करेंसी स्वैप कर लेंगे आपस में। ठीक है, ये समझ आता है कि मैं आपको अपनी करेंसी दे दूंगा, आप मुझे बदले में इतने US डॉलर दे दोगे। उससे फ़ायदा क्या होता है कि पुराने रेट पे आपने करेंसी दे दी और आपको वही मिल गया, यहाँ पे क्राइसिस ख़त्म हो गया। ये सारी चीज़ें बस मतलब ये याद रखना है आपको, ज़्यादा इसमें डिटेलिंग की नीड नहीं है, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें सेबी। सेबी आपको पता होना चाहिए। सेबी एस्टेब्लिश हुआ था इन 1988। सेबी एस्टेब्लिश हुआ था 1988 में। इट वाज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, बाद में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया बाय सेबी एक्ट ऑफ 1992, आपको पता भी होगा, है ना। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए हेडक्वार्टर मुंबई में है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। सेबी का चेयरपर्सन अपॉइंट होता है बाय द सेम सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड रिकमेंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ FSRASC, है ना, कल बताया था। उसके बाद अपील्स
जैसे सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्राइब्यूनल में इसके जो अपील्स होते हैं अगेंस्ट द सेबी ऑर्डर वो आप कर सकते हैं, फाइनल अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सेबी का ही इनिशिएटिव स्वागत FI नेटवर्क। इसको ऐसे याद रखो, स्वागत फॉरेन इन्वेस्टर नेटवर्क है ना। तो सेबी का ये फ्रेमवर्क है टू गिव वेरीफाइड लो रिस्क फॉरेन इन्वेस्टर अ सिंगल विंडो क्लियरेंस रूट टू एक्सेस द इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो फॉरेन इन्वेस्टर को इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में एक्सेस दिलाने के लिए, खासकर जो लो रिस्क वाले इन्वेस्टर होते हैं जो जल्दी जल्दी इधर उधर दौड़ते ना रहें, है ना, या मतलब आपका अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल फ्लाइट में करवाते रहें उनको, है ना। तो स्वागत FI नेटवर्क आपको पता होना चाहिए। लास्ट टॉपिक जो इसमें आता है दैट इज़ हमारा आता है कॉरपोरेट गवर्नेंस नहीं, सॉरी, इसमें लास्ट टॉपिक पहले आता है फ्रंट रनिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, है ना। फ्रंट रनिंग क्या होता है? फ्रंट रनिंग मतलब कि किसी ब्रोकर को पता है ना, उसको कुछ नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन है कि भाई एक लार्ज ट्रांजेक्शन होनी है कुछ कंपनी में, तो उस बेसिस पे वो अपने शेयर खरीद ले या कुछ, तो उसको बोलते हैं फ्रंट रनिंग। मतलब कि ट्रांजेक्शन अभी हुई भी नहीं है लेकिन उसने पहले से ही शेयर खरीद लिए क्योंकि उसको पता है कि कुछ ट्रांजेक्शन होनी है कंपनी में, तो उसने शेयर खरीद लिए जिससे प्रॉफिट कमाना। इनसाइडर ट्रेडिंग तो आपको पता ही है कि कंपनी के इनसाइडर बंदे को ही पता हो, जो मतलब कंपनी एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय हैं, कि कुछ होने वाला है उस वजह से ट्रेड करें, तो उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, है ना। रिवर्स फ्लिपिंग एक कॉन्सेप्ट आता है, न्यू कॉन्सेप्ट है। रिवर्स फ्लिपिंग क्या है? पहले क्या होता था, इंडियन स्टार्टअप्स बाहर अपना एस्टेब्लिशमेंट करते थे, पेरेंट कंपनी, मतलब इंडियन बंदे जो थे अगर स्टार्टअप करते थे तो वो बाहर उसको एस्टेब्लिश करते थे बाहर के देशों में, जहाँ पे टैक्स कंप्लायंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारी चीज़ें उनको बेनिफिट होता था, ये सारी चीज़ें, है ना, लीगल इश्यूज ज़्यादा नहीं होते थे। अब क्या हो रहा है, बिकॉज उनको इंडिया के मार्केट में अच्छा खासा प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ दिख रही है, मतलब अच्छा खासा उनको एस्पिरेशनल जो आपका यहाँ पे उनको लग रहा है कि मतलब उनकी अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है, तो उस बेसिस पे वो क्या कर सकते हैं, उनको लगता है कि उनको शिफ्ट करना चाहिए वापस अपना जो हेडक्वार्टर, या मैं बोलूँ कि बेस कंपनी, उसको बोलते रिवर्स फ्लिपिंग। रिवर्स फ्लिपिंग मतलब कि सुबह का भूला शाम को वापस घर आ गया, मतलब कि जो स्टार्टअप्स पहले बाहर खुलते थे वो बाहर तो थे उनकी पेरेंट कंपनी, अब वो वापस अपनी पेरेंट कंपनी इंडिया शिफ्ट करें, उसको बोलते हैं रिवर्स फ्लिपिंग, है ना। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज़ कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो आपको पता ही होगा, है ना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये सब पॉलिटी के टॉपिक मुझे ये नहीं समझाना है मेंस के लिए। आप इसमें टॉपिक आता है दैट इज़ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, जिसमें आता है टॉपिक CSR आपको पता होगा। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, वैसे आपको पता भी होगा कि कैसे हम गवर्नेंस अच्छे से करें, ट्रांसपेरेंसी लाएं अपने जो भी आपका कंपनी की गवर्नेंस होगी उसमें, अकाउंटेबिलिटी लाएं, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन करें, है ना, ये सारी चीज़ें। अब इसमें आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर अथॉरिटी कौन सी होगी? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना, ये आपको समझ आना चाहिए। अब इसमें जो मेन चीज़ आती है दैट इज़ CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपको मैंने बताया था, इट इज़ मैंडेटेड अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, है ना। इसमें क्या होता है कि कंपनी मस्ट स्पेंड 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 साल में जो उनका प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट, उसका एवरेज बना लो, उसका 2% उनको किस में स्पेंड करना होता था? ऑन द CSR एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जिससे सोशल इम्प्रूवमेंट हो। क्योंकि ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि कंपनी ने अगर कोई भी प्रॉफिट किया तो वो नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके किया, जो नेचुरल रिसोर्स सिर्फ कंपनी के नहीं बाकी सोसाइटी के भी हैं, तो बदले में वो पे बैक कर रहे हैं सोसाइटी को, है ना, उस CSR के जरिए। इसमें फिर आपको पता होना चाहिए कि CSR किन किन पे मैंडेटरी होता है। ऐसी कंपनीज जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा हो, जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा हो, या जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, ठीक है, ये याद रखना है। अब इसमें आपको ये सब पता होना चाहिए कैसे, है ना। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, काफ़ी बड़ा लेक्चर होगा, बट याद रखना है कि 8-9 लेक्चर्स में अगर आपको पूरा प्रीलिम्स का कवर करना है कॉम्प्रिहेंसिव, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस में आपको मतलब ब्लैंक ना फील हो, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। आप रिवाइज़ करिए साथ साथ में, आपने साल भर पढ़ाई करी होगी तो ये ईजी होगा, बस वही चीज़ रिवाइज़ ही कर रहे हैं, इसमें कोई सीख थोड़ी ना रहे हैं आप कुछ, है ना। तो I will see you all in the next video. If you like the video, do like it, comment on it, share it, and subscribe to my channel. And I will see you all in the next video soon.